Hello everyone, this is Ajay Verma before you and I welcome all of you on our channel Prep IAS. I hope आप सभी बहुत अच्छे हैं। बच्चों, इससे पहले जो हमने लेक्चर्स कवर किए हैं आप उनको जरूर देखिएगा। आज का जो टॉपिक है क्लास 10th सेकेंड चैप्टर हम पढ़ेंगे जिसमें हम इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स को जानने की कोशिश करेंगे और मेनली एक्टिविटीज के बेसिस पर हमने पहले भी कुछ डिस्कशन किया है कि कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं। आज थोड़ा सा उसको और डिटेल में देखेंगे। इसके साथ ही साथ रूल्स रेगुलेशंस या वर्किंग कंडीशंस कैसी है जो लोग काम कर रहे हैं पर्टिकुलर जॉब्स में, उसके बेसिस पर भी हम दो सेक्टर्स ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को देखेंगे और इसके साथ ही साथ ओनरशिप किसके अंडर में है, क्या गवर्नमेंट की ओनरशिप है या फिर प्राइवेट सेक्टर या फिर इंडिविजुअल्स की ओनरशिप है, उसके बेसिस पर भी हम पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर को आज डिस्कस करेंगे। मैं काफी बार बोल चुका हूं बच्चों, आपको एनसीईआरटीज जो होती हैं वो प्रोग्रेसिव होती है, याद रखिएगा। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हम लोअर क्लासेस में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और बाद में फिर वो कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं थोड़े ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ हायर क्लासेस में। तो अभी तक हमने ऑलरेडी हमारी पूरी क्लास 9th की एनसीईआरटी जिसके अंतर्गत 4 चैप्टर आते हैं कवर कर ली है। साथ ही साथ में 10th क्लास की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं और आज जो हम शुरू करेंगे दैट विल बी चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो बच्चों, आपके आसपास आप देखेंगे बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज में लगे हुए हैं, राइट। कोई शॉप चला रहा है, कोई फार्मर हो सकता है, कोई खुद एक बिजनेसमैन हो सकता है, कोई एक अच्छे ऑफिस में जॉब कर रहा होगा, दूसरी तरफ कोई आसपास की एक छोटी सी दुकान में जॉब कर रहा होगा, ढाबे पे जैसे आपने बच्चों को काम करते हुए देखा होगा, आपके आसपास किराना दुकानें होगी, सिलाई बुनाई की दुकानें होगी जहां पर बहुत ही छोटे लेवल पर कुछ लोग काम कर रहे होंगे। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज हो रही हैं, इकोनॉमिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं, इनको हम बांटने की कोशिश करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में और इन्हीं के बारे में आज के इस टॉपिक में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। अब इन्हें बांटने की जरूरत क्यों है, इन गतिविधियों को अलग अलग ग्रुप्स में रखने की जरूरत क्यों है, ताकि जिससे हमें एक आइडिया मिल सके कि कौन से सेक्टर में एक्टिविटीज जो है वो बढ़ रही हैं, प्रोडक्शन जो है वो बढ़ रहा है और साथ ही साथ में इनकम बढ़ रही है, जिसके बेसिस पर हम पॉलिसीज बना सकें। और साथ ही साथ जो एक इनइक्वालिटी आपको देखने को मिलती है, कल के चैप्टर में हमने ग्रोथ के बारे में बात करी, डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया। तो कौन से सेक्टर, कौन से वो लोग हैं जो काम कर रहे हैं और उनके काम में डेवलपमेंट या ग्रोथ देखने को मिलती है, कौन से सेक्टर में ग्रोथ नहीं है, गवर्नमेंट को कहां पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, इन सभी चीजों को डिसाइड करने के लिए हमें एक्टिविटीज को ग्रुप्स में बांटना पड़ता है और इन्हीं ग्रुप्स को हम सेक्टर्स के नाम से जानते हैं और डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के अंतर्गत अलग अलग गतिविधियां या इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती हैं जो हमने डिस्कस की है। जैसे आप देख रहे हैं इन फोटोज में, आप देख सकते हैं एक कोई पर्सन है जो हो सकता है न्यूज़पेपर और उससे संबंधित दूसरी चीजें बांट रहा हो, कोई एक पर्सन है जो आपका वेट कैरी करता है, जैसे आपने कूली देख रखे होंगे रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन पे। आप यहाँ पर एक वर्कर को देख रहे हैं जो ब्रिक्स बनाने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक वुमेन आपको एक एग्रीकल्चरल फार्म में लेबर, मैनुअल लेबर करती हुई दिख रही हैं, उसके साथ ही साथ एक कपड़ा दुकान। ये सभी वो एक्टिविटीज हैं जो आप सभी जानते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने नहीं देख रखा है। लेकिन आप आईएएस बनने वाले हो, आईपीएस बनने वाले हो सकता है आपके भैया या फिर बहन किसी बड़ी कंपनी में काम करते हो, जैसे रिलायंस हो सकता है या फिर कोई बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस। तो क्या उनकी कंडीशन सेम होती है, इन लोगों की कंडीशन जैसी ही होती है? अगर आपके आसपास किराना दुकान पर कोई राजू काम कर रहा है तो क्या उसकी कंडीशन सेम होती है इन कंपैरिजन टू आपके भैया या बहन? नहीं। तो इन सभी चीजों पर हम नजर डालने की कोशिश करेंगे कि ये क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, इनकम के क्या डिफरेंसेस होते हैं। साथ ही साथ में हम ये भी देखेंगे कि कौन से लोग हैं जो इन सेक्टर्स में अलग अलग ग्रुप्स में लगे हुए हैं और कहां पर ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। इन सभी चीजों के बारे में आपको
आज के इस चैप्टर से पता चलता है। तो बच्चों, इससे पहले भी हमने बेसिक तौर पर जानने की कोशिश की है कि कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में। आज थोड़ा सा हम इसको डिटेल में देखते हैं। तो मैंने आपको पहले ये कैटेगराइजेशन बताया था बच्चों सेक्टर्स का, जिसमें हमने 5 सेक्टर्स के बारे में बात की थी। हमने देखा था एक सेक्टर होता है प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक सेक्टर जिसे आप कहते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी, जिसे हिंदी में द्वितीयक आप कह सकते हैं। तीसरा होता है टर्शरी, जिसे हम तृतीयक कहते हैं। और साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि इनके अंदर कौन कौन सी गतिविधियां आती है। तो हमने जाना प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत वो गतिविधियां आती हैं, वो एक्टिविटीज आती हैं जिनमें नेचुरल रिसोर्सेस, जो प्राकृतिक संसाधन है, उनका प्रत्यक्ष दोहन या डायरेक्ट यूटिलाइजेशन होता है। सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत वो गतिविधियां आती है जिनमें मैन्युफैक्चरिंग होती है, और जो प्राइमरी सेक्टर से चीजों का उत्पादन हो रहा है उनको प्रोसेसिंग करके, प्रसंस्करण करके उनकी वैल्यू बढ़ाई जाती है। तृतीयक सेक्टर, टर्शरी सेक्टर में हमने देखा था सर्विसेज आती हैं, और सर्विसेज या सेवाओं को अलग अलग करने के लिए तृतीयक सेक्टर को 2 अन्य और भी सेक्टर्स में बांटा गया है, जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था। एक होता है क्वार्टरनरी, जिसे चतुर्थक कहते हैं, ये भी सेवाओं से ही बना होता है। और एक होता है क्विनरी, जिसे हम पंचक सेक्टर के नाम से जानते हैं। तो ये 5 सेक्टर्स के बारे में बच्चों हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है। इन्हीं को हम देखेंगे कि इनके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है। तो सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी या प्राथमिक सेक्टर के बारे में। तो बच्चों, प्राइमरी या प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती हैं जिनमें नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं उनका डायरेक्ट यूज किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। आप सोचिए ऐसे कौन कौन से काम होंगे। तो आप देख सकते हैं, अगर एक किसान कॉटन उगा रहा है या फिर अनाज उगा रहा है, तो वो कौन कौन से संसाधनों का उपयोग ले रहा है और वो संसाधन उसे कहां से मिल रहे हैं। तो बच्चों, लैंड का यूटिलाइजेशन होता है, कृषि भूमि का। ये किसने दिया है? हमें मदर नेचर ने दिया है। सीड्स का इस्तेमाल होता है, ये भी हमें कहां से मिले हैं? नेचर से ही मिले हैं। वाटर का हम यूज कर रहे हैं, पानी कृषि में, ये भी हमें कहाँ मिला है? नेचर से ही ये मिला है। साथ ही साथ में बहुत सारे ऐसे उर्वरक या कीटनाशक भी हो सकते हैं जो आपको नेचर से ही मिलते हैं। जैसे आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में सुना होगा बच्चों, उसमें अगर हम देखें तो जो काऊ डंग होता है या फार्म से निकला हुआ वेस्टेज होता है, मैन्योर जिसे हम कहते हैं, उसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी नीम की पत्तियों और नींबू के रस से मिलाकर ऐसी पेस्टिसाइड बनाई जाती है जिससे कीड़ों के प्रकोप से फसलों को बचाया जा सकता है। ये सभी हमें कहां से मिला है? ये सभी हमें सीधे सीधे नेचर या प्रकृति से मिला है। इसमें हम कुछ भी अलग से मैन्युफैक्चरिंग या वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं। तो प्रकृति के संसाधनों का प्रत्यक्ष इस्तेमाल हमने किया है। ऐसी सारी गतिविधियां प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। अगर एक काऊ से हम मिल्क ले रहे हैं और उस मिल्क को हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो काऊ भी नेचर का एक क्रिएशन है, नेचुरल रिसोर्स है, राइट। तो इस तरीके से बच्चों काफी एक्टिविटीज इसके अंतर्गत आती है। साथ ही साथ अगर कोयला की खदान है, कोल कहां से आया है? वो एक नेचुरल रिसोर्स है। अगर आप कोल को सीधे सीधे यूज कर रहे हैं तो वो भी प्राइमरी सेक्टर के ही अंतर्गत होगा। अगर आप लकड़ी काटकर अपने घर पर चूल्हा जला रहे हो या फिर लकड़ी से कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हो, तो सीधे सीधे जब भी लकड़ी का इस्तेमाल होगा वो प्राथमिक सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी कहलाएगी। तो बच्चों, हमें याद रखना है, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत वो सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक गतिविधियां आती है जिनमें हम प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्सेस का डायरेक्ट यूटिलाइजेशन करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से उनका दोहन करते हैं। अब प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत जिन चीजों का उत्पादन होता है उन्हें हम या तो नेचुरल प्रोडक्ट, प्राकृतिक उत्पाद कह सकते हैं, या फिर साथ ही साथ में हम उन्हें प्राइमरी प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। अब इसे हम प्राइमरी सेक्टर क्यों कह रहे हैं?
इससे उत्पादन होने वाली वस्तुओं को प्राइमरी वस्तुएं हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर सभी उत्पादन को हम अगर देखें तो सबसे पहले जिन चीजों का उत्पादन होता है और इनके आधार पर ही मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसीलिए सबसे पहले उत्पादित होती हैं, इनके आधार पर अन्य वस्तुएं उत्पादित होती है, इसीलिए हम इसे प्राथमिक के रूप से जानते हैं। जैसे आपने देखा है फैक्ट्री में ब्रेड बन रही है, आपने देखा है किसी फैक्ट्री में अगर आयरन की रॉड बन रही है, हो सकता है किसी बड़ी फैक्ट्री में फर्नीचर बन रहे हैं। तो ये सब कब बन पाएंगे? जब तक प्राइमरी वस्तुएं, प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं होगा तब तक ये नहीं बन पाएंगे। ब्रेड बनाने के लिए हमें प्राइमरी सेक्टर से मिलने वाला गेहूं या व्हीट हमेशा चाहिए होगा, राइट? चीज बनाने के लिए हमें प्राइमरी सेक्टर से मिलने वाला मिल्क चाहिए होगा। अगर फर्नीचर हम क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए प्राइमरी सेक्टर से मिलने वाली लकड़ी, जो कि प्रकृति का सीधा संसाधन है, वो हमें चाहिए होगा। तो इसी तरह से आपने जो कपड़े पहन रखे हैं, ये कपड़े कैसे बने हैं बच्चों? ये जो थ्रेड है वो थ्रेड कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग हुई है एक फैक्ट्री में, लेकिन उसके पहले एक किसान ने कहीं ना कहीं कॉटन ग्रो किया होगा या फिर जूट ग्रो किया होगा, तब जाकर ये आया होगा। तो बच्चों, प्राथमिक क्षेत्र से जो वस्तुएं प्राप्त होती है, इन्हीं पर निर्भर होता है, इन्हीं पर डिपेंडेंट होता है सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्शन। इसीलिए इनको हम प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों के रूप से जानते हैं, और प्राइमरी सेक्टर में जिन प्रोडक्ट्स का उत्पादन किया जाता है उन्हें हम नेचुरल प्रोडक्ट्स या प्राइमरी प्रोडक्ट्स भी कह सकते हैं। आपके आसपास आपको ऐसे काफी सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों सेकेंडरी सेक्टर के बारे में। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत औद्योगिक गतिविधियां आती है। ये इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, या आप इसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कह सकते हो। अब यहां पर क्या होता है, देखिए, जैसे वीट क्या है? वीट एक प्राइमरी सेक्टर की वस्तु है, एक प्राइमरी प्रोडक्ट है या फिर एक नेचुरल प्रोडक्ट है, राइट? किसान ने वीट का उत्पादन किया, कुछ लोगों ने जो बड़े उद्योगपति हैं, हो सकता है उन्होंने ये वीट खरीद लिया। अब उस उद्योगपति ने एक फैक्ट्री बना रखी होगी। इस फैक्ट्री में सबसे पहले वीट को, अच्छी क्वालिटी का वीट अलग किया जाएगा, उसके बाद उसे पीसा जाएगा, उसके बाद उसका फर्मेंटेशन किया जाएगा। फर्मेंटेशन के बाद उसे बड़े बड़े ओवंस में ब्रेड के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा। तो वीट को ब्रेड बनाया है, ये किसान ने नहीं किया है। वीट के बनने के बाद हमें क्या लगा? तो बच्चों, कुछ इन्वेस्टमेंट लगेगा। कहां पर इन्वेस्टमेंट लगेगा? सारे रिसोर्सेज जिसकी हमने बात की थी, एक फैक्ट्री आपको लग सकती है, राइट? आपको कैपिटल लगानी पड़ेगी, ओवन खरीदना पड़ेगा, आटा पीसने के लिए चक्कियां, जो वही मशीन्स होगी फैक्ट्री में, वो खरीदनी पड़ेगी। कुछ लोगों को आपको काम पे रखना पड़ेगा, कोल लगेगा आपके लिए, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी बेकिंग करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ पैसा हमने लगाया है, निवेश हमने किया है, और उस निवेश के माध्यम से जो प्राथमिक उत्पाद गेहूं था, उसको हमने किस में बदल दिया है? ब्रेड में बदल दिया है। गेहूं की वैल्यू कुछ और होगी, हो सकता है 1 किलो गेहूं की कीमत केवल 20 रुपए हो, लेकिन 1 किलो गेहूं से जो ब्रेड बनेगी उसकी कीमत 200 रुपए हो। तो आपने देखा, हमने जो प्राथमिक उत्पाद था उसका स्वरूप, उसका कैरेक्टरिस्टिक बदल दिया है, उसको हमने प्रोसेस किया है, उसका प्रसंस्करण किया है, और इस प्रोसेस का रिजल्ट क्या रहा? तो वैल्यू इंक्रीज हो गई है, जो मॉनेटरी वैल्यू की हम बात करते हैं वो इंक्रीज हो गई है। ऐसे ही आप उदाहरण दूसरे देख सकते हो। एक किसान ने कॉटन उगाया, उस कॉटन को फिर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में यार्न के रूप में कन्वर्ट किया गया, थ्रेड के रूप में कन्वर्ट किया गया, काफी सारा इन्वेस्टमेंट किया गया। शर्ट सीलने के लिए मशीनें लेकर आए, स्टिचिंग के लिए वर्कर्स को रखा गया, पैकेजिंग उसकी की गई, उस पर कलर किया गया, तब जाकर वो आपके शर्ट के रूप में बना है, और उसकी महंगी वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। किसान ने जो भी उत्पादन बनाया है बच्चों, वो उसकी वैल्यू सस्ती होगी, इसीलिए आप देखते हैं किसान की आय कम होती है। लेकिन किसान ने जो वस्तुएं बनाई है, उन्हीं का उपयोग करते हुए उद्योगपति अन्य वस्तुएं बनाते हैं,
पर उद्योगपति क्या करते हैं, वो रिस्क लेते हैं, वो कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो अपना खुद का एंटरप्रेन्योर वाला माइंड यूज करते हैं और जिससे वैल्यू एडिशन होता है। तो सेकेंडरी सेक्टर में ये सारी गतिविधियां आती है जिसमें जो डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज हैं या तो उनको प्रोसेस किया जाता है या फिर जो नेचुरल प्रोडक्ट प्राथमिक क्षेत्र के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट होंगे उनको भी प्रोसेस करके वैल्यू एडिशन किया जाता है। ये सभी एक्टिविटीज आपको सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर की एक्टिविटीज दिखती हैं। सेकेंडरी सेक्टर को आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कह सकते हो या इंडस्ट्रियल सेक्टर भी आप इसे कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें चीजों का हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों को सीधे सीधे कंज्यूम नहीं किया जाएगा, उनका स्वरूप बदला जाएगा, उनकी प्रोसेसिंग यहाँ पर की जाती है। तो बच्चों, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम हो सकता है सीधे सीधे इस्तेमाल ना कर सकें, इसके लिए हमें इंडस्ट्रीज की मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत होती है। मदर नेचर से जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन हमारी और भी नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए हमें उनकी मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ती है। जैसे आप देखिए, आयरन ओर की अगर हम बात करें तो नेचर के द्वारा दिया जाता है ये आयरन ओर की, जहां से भी एक्सकेवेशन होगा उसकी खुदाई होगी, लेकिन अल्टीमेटली बाद में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में हम उसे टीएमटी बार के रूप में कन्वर्ट करते हैं, जो आपके घर बनाने के लिए सरिया काम आता है। इस साथ ही साथ जो अच्छी क्वालिटी का होगा उससे हम कार या फिर बहुत सारी मशीन्स बनाते हैं, और ये चीजें मैनमेड टाइप की होती हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग करना आवश्यक होता है। ये हमें सीधे सीधे नहीं मिल सकती है नेचर से, और आप इनका सीधे सीधे इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हो, इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की रिक्वायरमेंट हमें होती है। तो बच्चों, अगला जो होता है वो होता है टर्शरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र जिसे हम कहते हैं। टर्शरी सेक्टर का क्या यूज है? तो तृतीयक क्षेत्र या टर्शरी सेक्टर जो है वो प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनको असिस्ट करने का काम करता है, उनको हेल्प करने का काम करता है, और साथ ही साथ में इसमें जनरल सर्विसेज भी आती हैं। जैसे अगर आप देखिए, फार्मर को वीट का प्रोडक्शन करना है, फार्मर को अगर वीट का प्रोडक्शन करना है तो कोई कंपनी ऐसी हो सकती है जो रिसर्च करने का काम कर रही हो कि अच्छी क्वालिटी का वीट कैसे बनाया जा सकता है, गेहूं का उत्पादन और ज्यादा कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही साथ में वीट का प्रोडक्शन जब हो जाएगा तो उसे एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी। किसान अपना खुद का ट्रांसपोर्ट उसके पास हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। जब मैन्युफैक्चरिंग में आप देखते हैं कि एक शर्ट बन जाता है, तो शर्ट के बनने के बाद उसको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट देने वाली बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो सेवाएं आपको दे रही है। इसी तरह से आपको ट्रेवल की रिक्वायरमेंट हो सकती है, काफी सारी ऐसी आवश्यकताएं हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडस्ट्रीज को ऐसे लोगों की जरूरत है जो वहां अच्छे से काम कर सके, तो एजुकेशन दिया जाता है। एजुकेशन एक सर्विस है जिसके थ्रू बहुत सारे इंजीनियर्स बनेंगे और वो मैन्युफैक्चरिंग में अपना योगदान देंगे। ऐसे ही मैं आपको एजुकेशन दे रहा हूं, तो इस एजुकेशन के थ्रू आप क्या करेंगे, इस सर्विस के थ्रू आप इस लायक बनेंगे कि आप पब्लिक सर्विसेज दे सकें। जैसे आप आईएएस आईपीएस बनोगे बच्चों, तो आप सरकार की तरफ से सेवा दोगे, आम प्रशासन में आप जाओगे, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में आप जाओगे। अगर कोई आईएएस आईपीएस में नहीं जाएगा तो वो एक बड़ी कंपनी में जाएगा एजुकेशन लेने के बाद में, और अल्टीमेटली उस कंपनी को भी वो अपनी सेवा ही देगा डिसीजन मेकिंग के द्वारा, जिससे कंपनी का उत्पादन और अधिक बढ़े, उसको प्रॉफिट और भी ज्यादा हो। तो टर्शरी सेक्टर के अंतर्गत ऐसी बहुत सारी सेवाएं आती है। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो आपको हो सकता है लोन की रिक्वायरमेंट हो। लोन कहाँ से मिलेंगे? हमें बैंक से मिलेंगे, बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विस होती है। ऐसे ही एक बड़े लेवल पर आप उत्पादन कर रहे हो, आपकी फैक्ट्री में अगर आग लग जाए तो उससे नुकसान नहीं हो, इसलिए आपको इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। साथ ही साथ में आप देखेंगे आपको कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। बड़े बड़े बिजनेसेस जो हैं एक दूसरे को मेल भेज रहे हैं, तो ये मेल भेजने के लिए सर्विस कौन दे रहा है आपको? जीमेल क्या प्रोवाइड कर रहा है? ये आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो इसी तरह से बच्चों बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, जैसे
ट्रांसपोर्ट की हम बात करें, बैंकिंग की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, अगर आप एक अपने शहर को छोड़कर कहीं और पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो आपको रहने के लिए घर चाहिए। अब आप या तो पूरे टाइम खुद से घूमते रहें या फिर एक ब्रोकर की हेल्प ले लें जिसको ऑलरेडी आइडिया है कि कौन सा घर खाली है। तो ब्रोकर भी बच्चों आपको क्या दे रहा है, एक सर्विस दे रहा है, वो आपको एक कंसल्टेंसी सर्विस दे रहा है। इसी तरह से अगर आपको एक वकील की जरूरत पड़ गई जो कि बिजनेसेस को जनरली पढ़ते ही रहती है, तो वकील आपको जो क्या दे रहा है, वो भी आपको कंसल्टेंसी सर्विस दे रहा है। और बहुत सारी सर्विसेज आप अपने आसपास में देख सकते हैं। एक शॉप वाला अगर कोई है, तो वो शॉप वाला आपके लिए रिटेल सर्विस दे रहा है। रिटेल सर्विस जो एग्रीकल्चर के बाद में सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। ये मैंने आपको जब हमने 9th क्लास की एनसीईआरटी शुरुआत की थी तभी मैंने आपको बताया था। तो बच्चों, ये बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, सेवाएं होती हैं जो टर्शरी सेक्टर में आती हैं। अब टर्शरी सेक्टर के अंतर्गत और सेवाओं को बांट दिया गया है। जैसे मैंने आपको दो और भी क्षेत्रों के नाम बताए, हमने कहा क्वार्टरनरी सेक्टर एंड क्विनरी सेक्टर। तो इनमें क्या डिफरेंसेस हैं बच्चों? तो याद रखिएगा, क्वार्टरनरी सेक्टर के अंतर्गत जो भी सेवाएं आती है, आखिर क्वार्टरनरी सेक्टर भी सेवाओं से ही बना है, लेकिन इसके अंतर्गत वो सेवाएं, वो सर्विसेज आती हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ड्रिवन होती हैं, आईटी से संबंधित होती हैं। जैसे सॉफ्टवेयर सर्विसेज हो गई या फिर कोई बैकअप सपोर्ट सर्विसेज हो गई हैं, जो भी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज आपको दे रही हैं, ये क्वार्टरनरी सेक्टर के अंतर्गत आने वाली हैं। और इसके बाद आता है क्विनरी सेक्टर, जिसे हम पंचक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इसमें जो हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने का जो कार्य करके सेवा दे रहे हैं लोग, उनको गिना जाता है। जैसे आप खुद अगर आईएएस बन जाएंगे, आईपीएस बन जाएंगे, आप में से कोई हो सकता है किसी एक बहुत बड़ी कंपनी में बड़ा मैनेजर हो या फिर प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, तो आप सभी ऐसे बड़े डिसीजंस ले रहे हैं जिनका इम्पैक्ट एक बहुत बड़े लेवल पर होता है, काफी ज्यादा लोगों पर, और साथ ही साथ काफी बड़ी एक क्वांटिटी, इकोनॉमिक क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं, उन पे आपके डिसीजन का इम्पैक्ट होगा। इसीलिए इसको हमने क्विनरी सेक्टर में बांट दिया है। अब आप सोचेंगे कि सर, सर्विस सेक्टर को हमने क्यों बांटा है? तो बच्चों, इसलिए बांटा है क्योंकि आप देखेंगे सर्विस सेक्टर के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी सर्विसेज भी होती हैं, खासकर इंडिया में, जिनकी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल नहीं होती हैं। सारे के सारे सेक्टर ग्रो कर रहे हों सर्विस सेक्टर के अंतर्गत, ये जरूरी नहीं है। तो इसलिए हमने और ज्यादा क्लियर आइडिया सर्विस सेक्टर के अंदर ही लेने के लिए दो और भी सेक्टर डिवाइड कर दिए हैं, जो क्वार्टरनरी एंड क्विनरी कहलाते हैं, जिनका मैंने आपको अभी अभी आइडिया दिया है। आगे इस चैप्टर में आप और भी समझेंगे कि सर्विस सेक्टर के अंतर्गत खासकर भारत में क्या आपको नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। सुनने में तो अच्छा लगता है कि हाँ सर्विस सेक्टर है, लेकिन इंडिया के केस में अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे काम भी हैं जिनमें काफी अच्छी इनकम नहीं है, और बहुत फ्रेगमेंटेड तरीके से लोग इसमें काम कर रहे हैं, बहुत ही लो लेवल पर। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि उनकी ग्रोथ हो रही हो, राइट? चलिए, तो ऐसी अपने आसपास जो भी एक्टिविटीज हैं, आप उनको देख सकते हैं और आप सोच सकते हैं कि वो कौन से सेक्टर के अंतर्गत आती है। ये आप अपने बेसिस पर कर सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे बच्चों, हम अगर हम तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करने की बात करें, तो कंपैरिजन के मामले में हम देखेंगे, कंपैरिजन हम देख सकते हैं कि कौन से सेक्टर से ज्यादा प्रोडक्शन होता है। अब प्रोडक्शन जो है, हम क्वांटिटी को ना गिनते हुए टोटल वैल्यू को देखने की कोशिश करते हैं। मॉनेटरी वैल्यू, हम मौद्रिक मूल्य जो होगा उत्पादन का, उसको निकालते हैं, ना कि कमोडिटीज को, क्योंकि कमोडिटीज बहुत सारी होती हैं और हर कमोडिटी को आप ट्रेस कर पाओ या एक इंडिविजुअल से आप पूछ पाओ कि कितना उत्पादन किया है, तो शायद उसे आपका एग्जैक्ट आइडिया आपको ना मिल सके। लेकिन मॉनेटरी वैल्यू अगर हम देखेंगे तो उसका एग्जैक्ट आइडिया हमें मिल सकता है। जैसे पूरे इंडिया के फार्मर्स ने इस साल कितना वीट उत्पादन किया है, आप उसे केजी, क्विंटल्स, टन्स में देखेंगे तो अपने आप में एक ये मुश्किल आंकड़ा होगा,
और हर कोई आपको क्लियर तरीके से बता पाए ये भी मुश्किल होगा। तो उसकी जगह हम मॉनेटरी वैल्यू देख लेंगे कि कुल कितने रुपीस का वीट का प्रोडक्शन हुआ है। इसी तरह से चाहे प्राइमरी सेक्टर की बात करें या सेकेंडरी सेक्टर या टर्शरी सेक्टर, इनमें हम कितना उत्पादन हो रहा है उसका मौद्रिक मूल्य निकाल कर देख सकते हैं कि कौन से सेक्टर में उत्पादन ज्यादा है, कौन से सेक्टर में उत्पादन कम है। इसके साथ ही साथ हम ये भी देख सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट या रोजगार कितने लोगों को कौन से सेक्टर में मिल रहा है, कितने लोग आश्रित हैं किसी पर्टिकुलर सेक्टर पर, इसका आइडिया आप कर सकते हैं। और इस कंपैरिजन के थ्रू हमें ये पता चलता है कि जो हमारे पूरे देश की ग्रोथ हो रही है या डेवलपमेंट हो रहा है, अगर हम कहें कि हमारे पूरे देश की आय बढ़ रही है, तो क्या सभी लोगों की आय बढ़ रही है? क्या सभी सेक्टर्स के लोगों की आय बढ़ रही है? अगर गवर्नमेंट को आय बढ़ाने के लिए कुछ सुधार करने हो, तो गवर्नमेंट को ये आइडिया होना चाहिए कि कहां पर स्थिति खराब है, तभी तो वो अच्छे से डिसीजन ले पाएगी। तो इसीलिए हम यहाँ पर कंपैरिजन और डेटा का मेंटेनेंस भी देखते हैं। चलिए, काफी सारी चीजों का उत्पादन होता है तीनों ही सेक्टर्स में, ये तो आप अभी तक समझ ही गए होंगे बच्चों। और बहुत सारे लोग सभी सेक्टर्स में आने वाली गतिविधियों के अंतर्गत लगे हुए होते हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे कि कैसे टोटल प्रोडक्शन को निकाला जाता है। तो जैसे मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया ऑलरेडी दिया था नेशनल इनकम के बारे में, हमने बात करने की कोशिश की थी जीडीपी के बारे में। बच्चों, ऐसा नहीं है कि सारे कॉन्सेप्ट आपको एक ही चैप्टर में समझा दिए जाएंगे, बट वो कॉन्सेप्ट्स आगे रिपीट होते हैं, इसलिए हम पूरी तरीके से उनकी आज के ही चैप्टर में बात नहीं करेंगे। फिर भी मैंने पहले भी बात की है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में। तो बच्चों, जैसे एक फार्मर से आपको पता चल सकता है कि उसने कितने वीट का प्रोडक्शन किया है, एक मिल्कमैन से आपको पता चल सकता है कि कितना मिल्क का प्रोडक्शन हुआ है, एक कंपनी से आपको पता चल सकता है कितनी कार्स का प्रोडक्शन हुआ है, शर्ट बनाने वाली एक कंपनी से आप ये पता कर सकते हो कि टोटल कितने शर्ट्स का प्रोडक्शन हुआ है। ऐसे ही जो लोग सर्विस दे रहे हैं उनका आप पता कर सकते हो कि सर्विस की वजह से उन्हें कितनी सैलरी मिली है, राइट। तो हर इंडिविजुअल, हर बिजनेस ने कितनी इनकम अर्न की है हमारे देश के अंतर्गत, उसको हम निकाल सकते हैं और इसे हम नेशनल इनकम के रूप से जानते हैं। उसके 4 अलग अलग फॉर्म होते हैं जो मैंने पहले भी डिस्कस किए हैं, आगे आने वाली क्लासेस में भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो इसी प्रकार से बच्चों, सभी सेक्टर्स में जहां पर भी उत्पादन हो रहा है उस उत्पादन का वैल्यूएशन हम करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारी मुश्किलें होती हैं और काफी अलग अलग मेथड्स होती हैं जो हमें यूज करनी पड़ती हैं। प्राइमरी सेक्टर में हो सकता है कुछ अलग मेथड हो उत्पादन को पता करने के लिए, सेकेंडरी सेक्टर में कुछ और हो, और टर्शरी सेक्टर में कुछ और मेथड हो सकती है जो आगे आकर आप धीरे धीरे जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो बच्चों, अभी के लिए आप शायद इतना समझ गए होंगे कि क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस हुई है, उसकी जगह पर हमारे लिए ये आसान होगा कि वैल्यू जो है गुड्स या सर्विसेज की, मॉनेटरी वैल्यू वो कितनी हुई है उसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। अब बच्चों, अगर हम वैल्यू को निकालने जा रहे हैं तो कुछ बातें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हम सारी की सारी वस्तुएं जो उत्पादित हुई है उनको काउंट नहीं करते हैं, हम केवल और केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट करते हैं। यहाँ फाइनल का मतलब क्या है? तो बच्चों, वस्तुओं का उत्पादन दो तरह से हो सकता है। जैसे कुछ चीजें होती है फाइनल, फाइनल गुड्स का मतलब अंतिम वस्तुएं जिन्हें आप यूज कर सकते हो, सीधे सीधे आप इनका उपभोग कर सकते हो। और दूसरी तरफ कुछ वस्तुएं होती हैं जिन्हें हम इंटरमीडिएट वस्तुओं के नाम से जानते हैं। ये इंटरमीडिएट वस्तुएं क्या होती हैं? तो इनका फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में यूज होता है, ये मध्यांतर में यूज होती है उत्पादन प्रक्रिया में, इसीलिए हमने इंटरमीडिएट, बीच में उपभोग होने वाली वस्तुएं कहा है। अगर हम एक उदाहरण की बात करें बच्चों, हम ऐसा मान लेते हैं कि इंडिया में एक टायर बनाने वाली फैक्ट्री है और उस टायर बनाने वाली फैक्ट्री ने टोटल 110 टायर बनाए हैं साल भर में, 110 टायर्स बनाए हैं साल भर में।
दूसरी तरफ एक कंपनी है जिसने कार्स बनाई है, और इस कंपनी ने बच्चों 20 कार्स बनाई है, राइट। अब आप देखिए, अगर हम टायर बनाने वाले से पूछें कि आपने टोटल कितने टायर का उत्पादन किया, उसने कहा 110 टायर। सभी टायर का मूल्य हम मान लेते हैं 100 रुपए प्रति टायर है। तो टोटल टायर्स का प्रोडक्शन कितना हुआ बच्चों, मॉनेटरी वैल्यू कितनी होगी उसकी, आपको 11,000 रुपए टोटल मॉनेटरी वैल्यू देखने को मिलती है। अब इस टायर बनाने वाले ने टायर्स कहाँ बेचे होंगे, तो बच्चों याद रखिए कि टायर बनाने वाले ने बहुत सारे टायर्स तो किसको बेच दिए होंगे, कार बनाने वाले को, राइट। एक कार में कितने टायर्स होते हैं, तो 4 टायर्स होते हैं और एक स्टेपनी मिलती है एक्स्ट्रा, राइट। तो 20 कार्स अगर बनी हैं तो 5 टायर प्रति कार में, मतलब 100 टायर्स तो यहाँ पर किसको लग गए होंगे, कार बनाने वाले को लग गए होंगे, राइट। तो टायर बनाने वाले ने 100 टायर्स किसको दे दिए, कार बनाने वाले को। अब 20 कार्स जो बनी हैं, ऐसा मान लेते हैं कि एक कार की वैल्यू जो थी वो 1,000 रुपए है। तो टोटल कार्स की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, टोटल कार्स की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी 20,000, राइट। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ टायर और कार का, तो आप ऐड कर देंगे 11,000 प्लस 20,000 को, ये हो जाएगा 31,000। लेकिन क्या ये सही होगा बच्चों, नहीं, ये सही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 100 टायर्स ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल ऑलरेडी कार में हुआ है। जब आप शोरूम से कार लेते हैं तो क्या कार वाला आपको ये बोलता है कि सर इसमें हमने टायर्स अलग से डाल रखे हैं 500 रुपए के, आप चाहो तो कार टायर के साथ में ले लो या अलग से ले लो, ऐसा होता है क्या, नहीं। कार वाले ने अगर कार की वैल्यू 1,000 रुपी डिसाइड की है तो उसने ऑलरेडी जो टायर्स यूज कर लिए हैं कार में लगाए हैं उनकी वैल्यू को भी शामिल कर लिया होगा। तो बच्चों 100 टायर्स तो ऑलरेडी कार में यूज हो ही गए हैं। आप यूज किसका कर रहे हो, कार का, ना कि इन टायर्स का। तो जब टायर्स कार बनाने वाले को दिए गए तब वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाए। और मान लीजिए कि कार्स खरीदने के बाद कुछ कार के टायर फट जाते हैं, तो 10 टायर जो बचे हुए हैं सीधे सीधे कार खरीदने वालों ने बाद में लिए हैं, तो वो सीधा इस्तेमाल हो रहा है, मतलब फाइनल गुड्स हुई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, केवल और केवल फाइनल गुड्स को वैल्यू को काउंट करेंगे, ना कि हम इंटरमीडिएट गुड्स का इस्तेमाल करेंगे, उनकी वैल्यू को हम इसमें काउंट नहीं करेंगे। ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे हम बात करें, एक फार्मर ने कॉटन बनाया, तो कॉटन अगर उसने शर्ट बनाने वाली फैक्ट्री को बेचा है तो फैक्ट्री ने ऑलरेडी कॉटन की जो वैल्यू होगी वो शर्ट की वैल्यू में इंक्लूड कर रखी होगी, राइट। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स बच्चों आप सोच सकते हो। तो अगर हम ये अच्छे से पता नहीं करेंगे कि फाइनल गुड्स का कितना उत्पादन हुआ है और इंटरमीडिएट का कितना, तो फिर हम फालतू में ही वैल्यू ज्यादा निकालते रहेंगे, और इसीलिए हमें केवल और केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही वैल्यू को देखना है। एक और एग्जांपल हो सकता है, कोई किसान हो जिसने मिल्क का प्रोडक्शन किया हो, बफेलो या काऊ के थ्रू 1,000 रुपीज का मिल्क उसने प्रोड्यूस किया हो, और इस मिल्क वाले ने जाकर डेयरी पर क्या किया, 1,000 रुपी का मिल्क दे दिया। इस डेयरी वाले ने 2,000 रुपी का घी और कर्ड बनाकर बेच दिया। अब अगर आप देखेंगे कि टोटल उत्पादन कितना हुआ है, तो आप तो ऐड कर देंगे 1,000 प्लस 2,000, 3,000। लेकिन क्या ये सही होगा, नहीं, क्योंकि जो 1,000 है वो ऑलरेडी डेयरी वाले ने पे किया है, और डेयरी वाले से आप फाइनल क्या ले रहे हो, फाइनल आप कर्ड ले रहे हो, दही या घी ले रहे हो। तो आपको केवल उसकी वैल्यू ही देखनी है, क्योंकि उसकी वैल्यू में ऑलरेडी यहाँ पर मिल्क जो है इंटरमीडिएट के रूप में यूज हुआ है। दूसरी तरफ अगर मिल्क वाले ने सीधे आपके घर पर आकर दूध बेचा है तो उसे, उसकी वैल्यू को आप काउंट करेंगे, क्योंकि उस केस में आप उसका फाइनल यूज कर रहे हो, ना कि उसको वापस बेचने के लिए कहीं पर बीच में इस्तेमाल कर रहे हो। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट बच्चों, जब हम जीडीपी निकालने की कोशिश करेंगे, नेशनल इनकम, तब आप और भी समझने की कोशिश करेंगे। याद रखिए, सभी वीडियोस को देखिए, कोई भी क्लास मिस मत कीजिए, क्योंकि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट बच्चों रिपीट होते रहते हैं, और
जनरली ऐसा होता है कि हमने अगर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा दिया है, खास करके जब हम एक सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं लेक्चर्स की, तब तो हो सकता है अगली बार हम उस पर इतना फोकस ना करें, क्योंकि ये अज्यूम कर लेते हैं कि बच्चों को ये चीज ऑलरेडी पता है, हमने डिस्कस की है इसलिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सारे ही वीडियोस को देखिएगा, और अगर आपके फ्रेंड्स लोग जो प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप चाहते हैं उन्हें भी ये देखने को मिले, तो आप शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। चलिए, तो बच्चों याद रखिएगा, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। एक किसी पर्टिकुलर ईयर में, पूरे के पूरे 2021 की अगर हम बात करें, इसमें किसी भी सेक्टर की टोटल जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होगी, उनका मॉनेटरी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। वो उस सेक्टर से आने वाली टोटल इनकम के रूप में आपको पता चलेगा। और जब आप तीनों ही सेक्टर का ऐड कर देते हैं, तीनों कह दो या पांचों सेक्टर का, तो इसे हम हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पूरे देश के लिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के रूप से जानते हैं। जीडीपी जो आपने ऑलरेडी सुन रखा है, सकल घरेलू उत्पाद इसे हम कहते हैं हिंदी में। सकल मतलब ग्रॉस, टोटल हमने निकाला है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और भी है, डोमेस्टिक। घरेलू का मतलब क्या होगा? डोमेस्टिक या घरेलू का मतलब जो हमारी बाउंड्रीज के अंदर हुआ हो, जो हमारे देश के अंदर ही उत्पादन हुआ हो। आपको एक कॉन्सेप्ट आगे और भी देखने को मिलेगा जीडीपी में, जिसमें आप समझेंगे ऐसा हो सकता है कि कोई ए नाम का पर्सन हो जो इंडिया में रहता हो और इंडिया में ही उत्पादन करता हो। कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो बी नाम का हो, इंडिया में रहता है, लेकिन उत्पादन हो सकता है चाइना में कर रहा है वो किसी भी चीज का। और कोई एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है सी नाम का, जो इंडोनेशिया में रहता है, लेकिन वो इंडिया में किसी चीज का उत्पादन कर रहा है। तो बच्चों, हमें केवल उस उत्पादन को लेना है जीडीपी निकालते समय जो हमारी सीमा के अंदर हुआ है। तो कौन कौन सा? हम यहाँ पर ए एंड सी के द्वारा किया गया उत्पादन ही काउंट करेंगे, बी को काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि माना कि बी एक भारतीय है, लेकिन वो चाइना की सीमा के अंदर जाकर उत्पादन कर रहा है, हमारे यहाँ नहीं कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट आप जब हम जीडीपी के साथ ही साथ जीएनपी निकालेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तब आपको देखने को मिलेगा। और भी डिटेल में इसके बारे में आगे बात होगी, आगे आने वाली क्लासेस में। नेशनल इनकम पूरा एक टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना रहेगा। चलिए, अब आगे हम देखते हैं बच्चों, अगर हम इन सभी सेक्टर्स की बात करें, आज एग्रीकल्चर सेक्टर जितना उत्पादन कर रहा है, क्या आज से 50 साल पहले भी उतना ही उत्पादन था? आज सर्विस सेक्टर जितना उत्पादन कर रहा है, क्या ये 1970 में भी इतना ही था? नहीं। तो समय समय पर बच्चों परिस्थितियां बदलती है। हो सकता है किसी सेक्टर, किसी क्षेत्र का उत्पादन बढ़ रहा हो, किसी क्षेत्र का उत्पादन कम हो रहा हो। अगर पूरे देश की अर्थव्यवस्था या पूरे देश की आय में हम बात करें, नेशनल आय में, तो हो सकता है कि परसेंटेज कंट्रीब्यूशन किसी सेक्टर का बढ़ रहा हो, किसी का कम हो रहा हो। और इसी तरह से एम्प्लॉयमेंट को भी हम देखेंगे। हो सकता है किसी समय पर प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा लोग काम कर रहे हो, किसी सेक्टर में हो सकता है किसी समय पर सर्विस सेक्टर में ज्यादा लोग काम कर रहे हो। तो ये समय के साथ सारे ही देशों में, पूरी दुनिया में ये समय समय पर बदलते रहता है। और ये बात बहुत जरूरी होती है कि अगर किसी क्षेत्र का उत्पादन बढ़ रहा है, पूरी अर्थव्यवस्था, नेशनल इनकम में उसका योगदान बढ़ रहा है, तो फिर ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसी क्षेत्र में रोजगार, एम्प्लॉयमेंट भी मिलना चाहिए। वरना इंडिया में जैसी कंडीशन है कि सर्विस सेक्टर का उत्पादन ज्यादा है, वहां से आय ज्यादा आ रही है, लेकिन ज्यादा लोग एग्रीकल्चर पर निर्भर हैं, तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। जैसे बच्चों, सर्विस सेक्टर इंडिया में 2020-21 के डेटा के हिसाब से 54% कंट्रीब्यूट कर रहा है। इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करने की कोशिश करें, तो 26% इंडस्ट्रीज ने कंट्रीब्यूट किया है, या सेकेंडरी सेक्टर ने कंट्रीब्यूट किया है इंडिया की नेशनल इनकम में। और अगर एग्रीकल्चर की हम बात करें, तो रिमेनिंग आप समझते हैं 20% एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन आप लोग ये बात जानते हैं कि
आज भी इंडिया की 55% पॉपुलेशन ऐसी है बच्चों जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर में लगी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम मान लेते हैं कि कुल 100 रुपए हमारे पास में है और कुल 100 ऐसे लोग हैं जो हमारे देश में रहते हैं, 100 रुपीज 100 पीपल। इसका मतलब 100 रुपए की अगर आय हो रही है तो 54 रुपीज की आय जो है वो कुछ अन्य लोगों में बटी हुई है, लेकिन 20 रुपीज की जो आय है उस पर 55 लोग डिपेंडेंट है। कम आय पर ज्यादा लोग डिपेंडेंट है और जो ज्यादा बड़ा हिस्सा है आय का उस पर कम लोग डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब असमानता, इनइक्वालिटी आपको देखने को मिलती है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आपको देखने को मिलती है। और ये कंडीशन क्यों है? ये कंडीशन इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे किसी सेक्टर का उत्पादन ज्यादा बढ़ता है, उसका पूरी अर्थव्यवस्था में योगदान ज्यादा बढ़ता है, वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट भी उसमें बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर इंडस्ट्रीज ज्यादा अच्छे से डेवलप नहीं होगी, ज्यादा जॉब्स नहीं होगी, सर्विस सेक्टर में ज्यादा जॉब नहीं होगी, तो फिर हो सकता है कि ये प्रक्रिया ना हो और एग्रीकल्चर पर ही आज जैसे आपको इंडिया में देखने को मिलता है एक बड़ी जनसंख्या का निर्भरता, वैसे ही हो सकता है और ये अपने आप में और ज्यादा असमानताओं को बढ़ा सकता है। तो बच्चों, अगर पिछले कुछ सालों में हम देखें तो हर देश ने ये देखा है कि सामान्यतः प्राइमरी सेक्टर पर जनसंख्या और उत्पादन की ज्यादा निर्भरता होती है। जनरली प्राइमरी सेक्टर का योगदान ज्यादा होता है पूरे देश की आय में, साथ ही साथ में एम्प्लॉयमेंट में। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे किसानों की आय बढ़ती है, उनके पास और ज्यादा फसलें आनी शुरू होती है, थोड़ा टेक्नोलॉजी का बढ़ना शुरू होता है, तो इसकी वजह से लोग आते हैं किसमें? सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। अगर किसानों के द्वारा उत्पादन ज्यादा होगा, बड़े बड़े फार्म होंगे, तो आपको ट्रैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी, फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट होगी, इनफेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स की रिक्वायरमेंट होगी। ये सब हमें कहाँ से मिलेंगे? ये सभी हमें सेकेंडरी सेक्टर से मिलेंगे, राइट? फिर जैसे जैसे प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर दोनों ही डेवलप होते हैं, तो दोनों की डेवलपमेंट के हिसाब से टर्शरी सेक्टर का ज्यादा डेवलपमेंट होने लग जाता है। आपको बैंकिंग सर्विसेज देनी है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज देनी है, कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी, राइट? तो ये जनरल फिनोमिना होता है बच्चों। आज से अगर आप 100-150 साल पहले देखेंगे तो अमेरिका में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता होगा, प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता होगा पूरे अमेरिका की राष्ट्रीय आय में। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर का योगदान बड़ा होगा, परसेंटेज की यहां पर हम बात कर रहे हैं। और उसके बाद आज आप देखते हो तो अमेरिका में सबसे ज्यादा योगदान टर्शरी सेक्टर का होता है। हमारे इंडिया में भी आप देखेंगे पहले प्राइमरी सेक्टर का योगदान ज्यादा होता था, इंडिपेंडेंस के टाइम की हम बात कर रहे हैं। आज अगर हम देखें तो ज्यादा योगदान हमारे यहाँ टर्शरी सेक्टर का है, लेकिन सामान्यतः सभी देशों में होता है कि प्राइमरी सेक्टर के आगे बढ़ने के बाद सेकेंडरी सेक्टर आगे बढ़ता है और फिर टर्शरी सेक्टर आगे बढ़ता है। पर इंडिया इकलौता एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें हमने सीधे जंप कर लिया प्राइमरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर में, प्राथमिक से तृतीयक की तरफ हमने सीधे जंप कर लिया है। और इसकी वजह से आज भी आप देखो हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा उद्योग नहीं पनप पाए हैं और इनके ना पनपने से काफी सारी जनसंख्या आज भी एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट आपको देखने को मिलती है। तो ये चेंज दुनिया भर में होते हैं, कुछ देश में अलग समय पर अलग प्रपोर्शन हो सकता है, किसी भी सेक्टर का योगदान अलग अलग हो सकता है। इंडिया में भी आपको ये एग्जाम्पल यहाँ पर देखने को मिलेगा ही। तो बच्चों याद रखिएगा, जब किसी देश में विकास होना शुरू होता है, इनिशियल डेवलपमेंट होता है, उस समय प्राइमरी सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जैसे प्राइमरी सेक्टर्स बढ़ता है, किसानों की आय बढ़नी शुरू होती है, एक्स्ट्रा उत्पादन होना शुरू होता है, वैसे वैसे क्या होता है, आपको दूसरी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, उद्योगों की रिक्वायरमेंट होती है, साथ ही साथ में ट्रांसपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसी सेवाओं की भी आपको आवश्यकताएं होती हैं और चीजों का उत्पादन सेकेंडरी या टर्शरी सेक्टर से भी होना शुरू होता है। औद्योगिक उत्पादन बढ़ना शुरू होता है, काफी ज्यादा फैक्ट्रीज बनना शुरू होती हैं। इन फैक्ट्रीज के लिए फिर और भी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी,
जैसे मान लीजिए अगर ट्रैक्टर ज्यादा बनाने हैं हमें क्योंकि एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, तो फिर ट्रैक्टर के लिए हमको आयरन की रिक्वायरमेंट होगी, टायर्स रबर इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होगी, अन्य मशीनों की रिक्वायरमेंट्स होगी, पिस्टन्स इंजन्स की रिक्वायरमेंट होगी। सभी उद्योग आपस में एक दूसरे पर जुड़े हुए होंगे। एक एक करके सभी क्षेत्र आपस में एक दूसरे को हेल्प करेंगे ग्रो होने में। और पूरे देश की आय अगर 100% है तो हो सकता है विकास की इनिशियल स्टेज में प्राइमरी सेक्टर 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा हो, फिर एक ऐसा समय आएगा जब सेकेंडरी सेक्टर 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, और फिर ऐसा समय आएगा जब टर्शरी सेक्टर 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन भारत के केस में 1950 आजादी के समय प्राइमरी सेक्टर 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था। ऐसा कोई भी समय नहीं आ पाया जब औद्योगिक क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर ने 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट किया हो। और आज आप देखिए इंडिया में सीधे सीधे टर्शरी सेक्टर 54% का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। ये एक अनूठा एग्जाम्पल आप इंडिया के केस में देखते हैं। चलिए आगे पढ़ेंगे बच्चों। इंडिया में अगर आप देखें तो मैंने ऑलरेडी आपको यहां पर एग्जाम्पल दे दिया है, फिर भी कुछ डेटा आप कंसिडर कर सकते हैं। जैसे 1973-74 की अगर हम बात करें तो प्राइमरी सेक्टर का जो उत्पादन था बच्चों, वो आपको यहाँ पर मॉनेटरी फिगर्स में बताने की कोशिश की गई है। तीनों सेक्टर का हमारा टोटल उत्पादन बहुत कम हुआ करता था। 5 लाख करोड़ रुपीस तीनों ही सेक्टर का करीब करीब उत्पादन बताया गया है, और इसमें से जो आधा है वो करीब करीब प्राइमरी सेक्टर के द्वारा होता था। सेकेंडरी सेक्टर का बहुत कम उत्पादन में शेयर था, और ऐसे ही टर्शरी सेक्टर का एग्रीकल्चर से थोड़ा कम हुआ करता था। पर आज 2013-14 के हिसाब से अगर हम देखें तो ये टर्शरी सेक्टर का ज्यादा योगदान है, उसके बाद इंडस्ट्रीज का, और उसके बाद एग्रीकल्चर का। तो वो एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर जिसका ज्यादा योगदान था वो सबसे कम हो गया, सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा हो गया, और इंडस्ट्रीज में उतना ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है बच्चों। अगर 2020-21 जो फिस्कल ईयर था उसका डेटा हम देखें तो एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो करीब करीब आपको 54% दिखता है। ये 53.89% आप उसको प्रिसाइजली कह सकते हैं। अगर इंडस्ट्रीज की हम बात करें तो यहाँ पर उत्पादन आपको 26% के करीब दिखता है, और प्राइमरी सेक्टर जो है उसका उत्पादन आपको 20.19% या 20% आप उसे कह सकते हो, इतना दिखता है। तो ये आज जो आपको डेटा दिख रहे हैं ये पहले नहीं थे, ये पहले कुछ और हुआ करता था। इंडिपेंडेंस के समय प्राइमरी सेक्टर ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था, इंडस्ट्री तो बहुत ही कम कंट्रीब्यूट करती थी, और सर्विस का इतना कंट्रीब्यूशन नहीं था। लेकिन डेवलपमेंट जैसे जैसे होता है तो चीजें बदलती है। और इतना बच्चों कॉमन सा याद रखिएगा कि प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है वो प्राइमरी सेक्टर में कम होती है, सेकेंडरी सेक्टर में उससे ज्यादा होती है, और टर्शरी सेक्टर में आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिलती है। तो अगर टर्शरी सेक्टर ज्यादा डेवलप होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा होगी। बट इंडिया के केस में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आगे चैप्टर में आपको देखने को मिलेगी टर्शरी सेक्टर के साथ में। बाकी देशों जैसा हमारे यहाँ पर उतने अच्छे हालात नहीं है। वो क्यों नहीं है हम ये आगे देखेंगे। अब बच्चों हम बात करेंगे टोटल उत्पादन जो हो रहा है देश में, उसमें टर्शरी सेक्टर का ज्यादा इंपॉर्टेंस कैसे बढ़ रहा है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर अभी अभी आपने इस ग्राफ के थ्रू देखने की कोशिश की होगी कि 1973-74 और 2013-14 के बीच में क्या बदला है। 40 इयर्स के इस पीरियड में आपने देखा है कि उत्पादन में योगदान कैसे बदल गया है विभिन्न सेक्टर्स का। तो आज के हिसाब से सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा सेक्टर बन गया है, सबसे ज्यादा इसका कंट्रीब्यूशन है बच्चों। सेवाओं में बहुत सारी सेवाएं आती है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है तृतीय क्षेत्र? तो बच्चों जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती है, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर से, आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज की हमको रिक्वायरमेंट होती है। तो हॉस्पिटल्स हेल्थ केयर सर्विसेज में आती हैं, एजुकेशनल सर्विसेज होती हैं, कम्युनिकेशन सर्विसेज होती हैं, पुलिस स्टेशन की हम बात करते हैं, विलेज में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज होते हैं, जैसे एक सचिव होता है,
ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस, ये सारी की सारी चीजें आपको रिक्वायर्ड होती है। और ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बेसिक सेवाएं कहलाती हैं। काफी सारी बेसिक सेवाएं आपको सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा भी दी जाती हैं, और काफी सारी ऐसी सेवाएं हैं जिनमें प्राइवेट सेक्टर का भी योगदान होता है। साथ ही साथ में बच्चों हम देखेंगे कि जैसे जैसे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होता है, तो इनकी बढ़त होने के साथ ही साथ आपको सर्विसेज में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, सर्विसेज में भी आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। जैसे जैसे लोगों की इनकम इंक्रीज होती है, अगर आपकी परचेजिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, तो आप और भी अच्छी सर्विसेज मांगना शुरू करोगे। आपकी इनकम अगर अच्छी है तो आप बाहर जाकर किसी बड़े रेस्टोरेंट पे खाना खाना चाहोगे, आप शॉपिंग मॉल में जाना चाहोगे, आपको सरकारी हॉस्पिटल की जगह प्राइवेट हॉस्पिटल्स चाहिए, बड़े होटल्स में आप रुकना पसंद करोगे, छोटे स्कूल्स की जगह आप प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेजेस में जाना शुरू करोगे, प्रोफेशनल ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट आपको होगी, क्योंकि आपके पास इन सब के ऊपर खर्च करने के लिए पैसा है। तो अगर आपकी ओवरऑल इनकम इंक्रीज हो रही है, तो सर्विस सेक्टर आपकी डिमांड्स को पूरा करने के लिए और ज्यादा इंक्रीज करेगा। इसके साथ ही साथ बच्चों हम देखते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अराइवल की वजह से काफी ऐसी सर्विसेज हो गई हैं जो आपकी लाइफ को इजी बनाती हैं, और ये सर्विसेज बहुत तेजी के साथ में बढ़ रही हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका जैसे देशों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ड्राइव होने वाली सर्विसेज का ज्यादा उपयोग होता है। तो बच्चों, ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है। लेकिन क्या सब कुछ सर्विस सेक्टर में अच्छा ही है, कुछ खराबियां नहीं है? तो बच्चों, इंडिया के केस में आपको कुछ बुराइयां देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक वर्ड में मैं जिसे कह सकता हूं कि इंडिया में सर्विस सेक्टर काफी ज्यादा फ्रेगमेंटेड है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब हम यहाँ पर बात करेंगे, बहुत छोटे छोटे लेवल पर काम हो रहा है। जैसे बच्चों, आपने सुना ट्रांसपोर्टेशन एक सर्विस होती है, राइट? अब अमेरिका में अगर हम देखें तो ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करने वाले बड़े बड़े ऐसे फर्म्स होंगे जिनके पास में 100-200 बहुत सारे ट्रक्स खड़े होंगे, राइट? और ऐसे लोग ज्यादा होंगे ट्रांसपोर्टेशन में जो बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में जो छोटा सा ऑटो चलाने वाला एक व्यक्ति है, वो भी सेवा क्षेत्र में है, वो भी ट्रांसपोर्टेशन में है, पर उसके पास एक ही ऑटो है। अगर कोई ठेला चलाकर आपकी वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, तो वो भी ट्रांसपोर्टेशन में है। तो इंडिया में आप देखो, कहने को तो सर्विस सेक्टर है, लेकिन उसमें बहुत छोटे लेवल पर उत्पादन होता है। काफी ज्यादा लोग बहुत छोटे छोटे लेवल पर काम करते हैं। एजुकेशन की आप बात करो तो इतनी सारी छोटी छोटी प्राइवेट ट्यूशंस, कोचिंग्स आपको देखने को मिलती है। बहुत सारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स भी हैं। हेल्थ केयर सर्विसेज की बात करो तो छोटे छोटे क्लिनिक आपको इधर उधर देखने को मिलेंगे, अलग अलग तरीके के। ऐसे ही बहुत छोटी छोटी रिटेल शॉप्स भी हैं। अगर हम बात करें और भी लोगों की, जैसे शू पॉलिश करने वाले या दूसरे लोग हो गए हैं, कॉबलर हो गए हैं, तो बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे जिसमें बहुत कम स्किल्स का यूज करते हुए बहुत छोटे लेवल पर उत्पादन किया जा रहा है। उनकी इनकम काफी कम है, इनइक्वालिटी आपको देखने को मिलती है यहाँ पर काफी ज्यादा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के रूप में आपको सर्विस सेक्टर में देखने को मिलेगा। एक वर्ड में आप याद रखिए कि काफी ज्यादा फ्रेगमेंटेड तरीके से आपको इंडिया का सर्विस सेक्टर देखने को मिलेगा। और इसकी वजह से अल्टीमेटली हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माना कि सर्विस सेक्टर में है, लेकिन फिर भी उनकी इनकम ग्रो नहीं हो रही है, उनके बिजनेसेस में ग्रोथ हो रही हो ऐसा जरूरी नहीं है, प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट उनको मिल रहा हो ऐसा भी वहां पर जरूरी नहीं है। जैसे आपके आसपास स्मॉल शॉपकीपर जो है रिटेल सर्विस दे रहे हैं, रिपेयर करने वाले, आपने कितने ही सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो साइकिल से घूम रहे हैं, आपके यहाँ पर बर्तन रिपेयर करेंगे या फिर कुछ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स को रिपेयर करेंगे। ट्रांसपोर्ट वालों का एग्जांपल जैसे मैंने आपको, ऑटो वाले इतने सारे हैं जो खुद का एक ऑटो चला रहे हैं, एक ठेला चला रहे हैं, टेम्पोज, इस टाइप की बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो बच्चों, इनकी बहुत ज्यादा इनकम नहीं होती है और इनको सर्विस सेक्टर करना पड़ रहा है। ये अपनी सर्विसेज क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इनके पास दूसरे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, इसलिए दे रहे हैं, ना कि
ये सर्विसेज का रियलिटी में काफी ज्यादा प्रॉफिट करके अपनी इनकम बढ़ा पा रहे हैं, ऐसा नहीं है, पर इनके पास दूसरी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है, इसलिए मजबूरी में ये सर्विस सेक्टर में है। ये ऐसा नहीं है कि अमेरिका जैसे एक बड़े लेवल पर अपनी इनकम को इंक्रीज होता हुआ देख रहे हैं। चलिए अब हम बात करेंगे बच्चों एम्प्लॉयमेंट के बारे में कि कौन से सेक्टर में कितने ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। तो इंडिया में जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि जीडीपी में तीनों सेक्टर्स का शेयर कितना है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के बारे में अगर हम बात करें बच्चों तो यहाँ पर 1977-78 में आप देखिए 71% जो एम्प्लॉयमेंट था वो एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर में था, 11% जो एम्प्लॉयमेंट था वो सेकेंडरी सेक्टर में, और 18% जो एम्प्लॉयमेंट था वो सर्विस सेक्टर में था। इस समय इक्वालिटी थोड़ी हुआ करती थी इनकम की, क्यों? क्योंकि प्राइमरी सेक्टर ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था इनकम में और ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहा था। अगर 2017-18 की हम बात करें बच्चों तो प्राइमरी सेक्टर जिसका टोटल इनकम में 20% से भी कम कंट्रीब्यूशन है 44% लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। यहाँ पर 44% हमने एम्प्लॉयमेंट की बात की है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे और भी लोग होंगे जो इस पे डिपेंडेंट होंगे। जैसे आप में से कोई अगर किसान फैमिली को बिलोंग करते हैं तो आप फार्मिंग में या प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड नहीं हो, लेकिन आप उस पर डिपेंडेंट जरूर हो क्योंकि आपके फादर वहीं से आने वाली इनकम से आपकी फीस भरते हैं, राइट? तो कितने सारे किसान हैं और कितने सारे उनके बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं या बाहर रह रहे हैं, अभी एम्प्लॉयड नहीं है। तो बच्चों एम्प्लॉयमेंट जो है वो तो कम है ही, मतलब हम कह सकते हैं कि लोगों का है, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे लोग प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेंट भी हैं, लेकिन प्राइमरी सेक्टर का इनकम में उतना कंट्रीब्यूशन नहीं है। दूसरी तरफ मैंने आपको बताया टर्शरी सेक्टर टोटल इनकम का 55% कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन केवल और केवल 31% एम्प्लॉयमेंट इसने दे रखा है। तो बच्चों ये आपको एक डिसप्रपोर्शन देखने को मिलता है। जैसे हमने उदाहरण से समझने की कोशिश करी कि अगर 100 रुपए की टोटल आय हो रही है और 100 टोटल लोग हैं इस देश में, तो ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको कम आय का हिस्सा मिल रहा है और कम लोग ऐसे हैं जिनको ज्यादा आय का हिस्सा मिल रहा है, जिससे अपने आप में गरीबी और अन्य समस्याएं संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बनी रहती है। चलिए तो बच्चों ये प्रॉब्लम क्यों है? क्यों प्राइमरी सेक्टर की इनकम कम होने के बावजूद लोग वहां पर ज्यादा डिपेंडेंट है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो सेकेंडरी सेक्टर या टर्शरी सेक्टर है, इन्होंने जितनी ज्यादा जॉब्स क्रिएट करनी चाहिए थी उतनी उस प्रोपोर्शन में जॉब्स क्रिएट नहीं की है, वहां पर उतनी अपॉर्चुनिटीज का क्रिएशन नहीं हो पाया है, इसलिए आज भी लोग एग्रीकल्चर में ही कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। साथ ही साथ बच्चों प्राइमरी सेक्टर में आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और भी देखने को मिलती है। वो क्या है? इस प्रॉब्लम को हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको इस चीज को समझाने की कोशिश की है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है। तो एग्रीकल्चर में आपको देखने को मिलेगा बच्चों, एक कोई पुअर फार्मर है जिसके पास एक बहुत छोटा लैंड है। इस छोटे लैंड पर पूरी की पूरी फैमिली काम कर रही है, फार्मर प्लस उसकी वाइफ प्लस ऐसा हो सकता है कि उसके 3 बच्चे हो जो उस सेम फार्म लैंड पर काम कर रहे हैं। अगर इन 3 बच्चों को यहां से हटा भी दिया जाए तो भी हो सकता है उस फार्म लैंड से आपको उतनी ही इनकम मिलेगी। तो दिखने के लिए तो हमें ये दिख रहा है कि पांचों के पांचों लोग एम्प्लॉयड हैं, लेकिन इन 3 को अगर हटा भी दिया जाए तो भी प्रोडक्शन में अफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इनका मतलब 100% पोटेंशियल का यूज नहीं हो रहा है सभी पांचों लोगों का। ये आपको एग्रीकल्चर में भी दिखता है, शहर में भी आप देख सकते हैं बच्चों। अगर मान लीजिए कि कोई अंकल है जिन्होंने एक पानी पूरी का ठेला लगा रखा है, अंकल अकेले अगर दुकान पे काम करते हैं पानी पूरी की ठेले पे तो वो दिन में 1000 रुपए कमाते हैं। अंकल हेल्प करने के लिए अपने 2 बच्चों को साथ में लेकर आ जाएं जिनके पास कहीं और जॉब नहीं था, तो भी अगर वो 1000 रुपए ही कमाते हैं, तो इसका मतलब
चाहे एक पर्सन एम्प्लॉयड हो तो भी 1000, 2 बच्चों को ऐड कर दिया जाए, 3 पर्सन एम्प्लॉयड हो तो भी 1000। इसका मतलब ये 2 लोग जो हैं इनका वेस्ट हो रहा है, ये अपने पोटेंशियल का यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो चाहे हम रूरल एरियाज की बात करें मेनली एग्रीकल्चर में, या फिर अर्बन एरियाज की बात करें जो छोटे मोटे शॉपकीपर्स या सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, कैजुअल लेबर्स होते हैं, इनमें आपको काफी ज्यादा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। कोई पर्सन हो सकता है सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक काम कर रहा हो, लेकिन उसे उसकी फिजिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी के हिसाब से अगर सैलरी काफी कम मिल रही हो, तो ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लम होती है। इसे हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। ऐसी कंडीशन जिसमें किसी पर्सन का फुल पोटेंशियल इस्तेमाल नहीं हो पा रहा हो और उसके हट जाने से भी या जुड़ जाने से भी प्रोडक्शन लेवल पर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ रहा हो। तो बच्चों, एग्रीकल्चर में हम देखेंगे अगर हम बहुत सारे लोगों को निकाल भी दें एग्रीकल्चर सेक्टर से, तो भी एग्रीकल्चर का उत्पादन उतना ही रहेगा, प्रोडक्शन कम नहीं होगा। इसका मतलब उन लोगों के लिए कहीं और जॉब अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। अगर ये नहीं है, वो बिना मतलब के ही एग्रीकल्चर सेक्टर में ही लगे हुए हैं, तो ये अपने आप में डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। और शहरी क्षेत्र में ये आपको कैजुअल वर्कर्स के रूप में देखने को मिलता है। छोटी मोटी शॉप जहां पर पूरी फैमिली काम कर रही है, हो सकता है इतने लोगों की जरूरत नहीं हो। आपके आसपास आप एक किराना शॉप देख सकते हैं, जहां पर हो सकता हो एक अंकल किराना शॉप को चला रहे हो, आंटी भी उनकी हेल्प कर रही है, और साथ ही साथ में कोई सन है जो भी काम कर रहा है। अगर एक पर्सन दुकान चलाता हो तो भी 1000 रुपए का प्रॉफिट होगा शायद, और तीनों अगर दुकान पर ध्यान दे रहे हैं तो भी अगर 1000 का प्रॉफिट है, इसका मतलब 2 लोग यहाँ पर वेस्ट हो रहे हैं। हो सकता है आंटी अपनी कोई और बेकरी शॉप चला ले और सन हो सकता है कोई और जॉब कर ले। तो इस कंडीशन को हम डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जो आपको रूरल प्लस अर्बन दोनों ही एरियाज में देखने को मिलेगी। चलिए, अब बच्चों, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा हमें क्रिएट करना है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो हमारी पॉपुलेशन है, हमारे रिसोर्स हैं, अगर ये अभी यहाँ पर हैं तो इनका यूटिलाइजेशन करना जरूरी है। अगर ये ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे तो फिर तो वो रिसोर्सेस का वेस्टेज होगा, और रिसोर्सेस हमारे पास में कम है। तो इसीलिए लोगों की इनकम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए, हमारी ओवरऑल जो कंडीशंस हैं, चाहे वो एजुकेशन की कंडीशन हो या फिर पॉवर्टी की कंडीशन हो, इन सभी चीजों को बढ़ाने के लिए और हमारे रिसोर्सेस को और ज्यादा अच्छे से प्रोडक्टिव तरीके से यूज करने के लिए जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें। राइट? अब एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट होगा बच्चों? तो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में आप लोग कॉमन सेंस से भी ये जानते होंगे कि एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट होगा। जैसे हमने फार्मर्स के केस में देख रखा है, काफी सारे अराउंड 75% हमारे फार्मर्स ऐसे हैं जो मॉनसून या फिर रेन पर डिपेंडेंट होते हैं एग्रीकल्चर के लिए, और वो केवल और केवल तभी फार्मिंग कर पाते हैं जब रेनी सीजन होता है। अगर इनके लिए हम इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दें, तो हो सकता है ये पूरे साल में 3 क्रॉप उगा लें, जिससे इनकी इनकम बढ़े। साथ ही साथ में इनके बच्चों के लिए भी हो सकता है फार्म पे रियलिटी में जरूरत हो एम्प्लॉयमेंट की। हो सकता है बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड कर सकते हैं किसानों को, जिससे वो अपने आप पाइपलाइन या फिर मोटर पंप्स खरीदकर इरिगेशन की फैसिलिटी को अवेल करें। फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह परचेज करके जो भी फार्म में इनपुट्स रिक्वायर्ड होते हैं, इसके थ्रू वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा सके, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तब वहां पर एम्प्लॉयमेंट सही मायनों में कहलाएगा। इसी तरह से बच्चों, गवर्नमेंट न्यू डैम्स या कैनल्स का कंस्ट्रक्शन करवा सकती है। इससे एग्रीकल्चर के अंदर भी काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। साथ ही साथ में ये जो कंस्ट्रक्शन में आपको और ज्यादा लेबर की जरूरत होगी, उनको भी आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट पर इन्वेस्टमेंट कर सकती है, फसलों के स्टोरेज पर इन्वेस्टमेंट कर सकती है, जिससे किसान अपने क्षेत्र में होने वाली सब्जियां या पेरिशेबल गुड्स जो होती हैं, उनको जल्दी से जल्दी शहरों में पहुंचा सके, जिससे उनको ज्यादा इनकम हो। पोटैटो या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको कोल्ड स्टोरेज में रखा जा सके और कंपनीज को चिप्स वगैरह बनाने के लिए दिया जा सके, जिससे
एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, साथ ही साथ में इनकम भी बढ़ेगी। किसानों को काफी बार अपनी लोन के रिक्वायरमेंट के लिए मनी लेंडर्स पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। इसकी जगह जो भी फार्म इनपुट्स की रिक्वायरमेंट है उसके लिए क्रेडिट अगर उनको बैंक्स लोकल एरियाज में रीजनेबल रेट पर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उतने ज्यादा वो डेट में नहीं रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट फार्मिंग में और भी हो सकेंगे। इसलिए अगले आने वाले चैप्टर में बच्चों आप जनरली क्रेडिट मैकेनिज्म, उधार कैसे दिया जाता है, कौन कौन लोग उधार दे रहे हैं, इनके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट रूरल एरियाज में लोकल इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर सकती है, आटा मिल या फिर दाल मिल, साथ ही साथ में जो टोमेटो या हम कह सकते हैं पोटैटो, इन सब चीजों को यूज करके प्रोडक्शन होने वाली चीजें, टोमेटो सॉस बन सकते हैं या फिर जैम्स बनाए जा सकते हैं, राइस, व्हीट, इन सभी के माध्यम से जो भी उत्पादन हो सकता है इससे छोटे मोटे उद्योगों को अगर रूरल एरियाज में लगाया जाएगा तो वहां पर रहने वाले लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, बहुत ज्यादा स्किल्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी जिससे काफी ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की आपको जरूरत हो, और अल्टीमेटली ये ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी को पुश करने में भी हमें हेल्प करेंगे। चलिए, तो बच्चों ऐसे सारे ही सेक्टर्स में, चाहे हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें या सेकेंडरी सेक्टर की बात करें या टर्शरी सेक्टर, सभी जगह और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का स्कोप है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग के केस में भी आप देखेंगे सेकेंडरी सेक्टर में गवर्नमेंट ने मुद्रा योजना चलाई है, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया चलाया है, मेक इन इंडिया मिशन चलाया है। तो ये सब क्यों है? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने आप डिपेंडेंट होकर उत्पादन बढ़ाने में हेल्प कर सके, मैन्युफैक्चरिंग कर सके। टर्शरी सेक्टर में आप देखो काफी सारे टीचर्स की रिक्वायरमेंट हमें आज भी है, हेल्थ केयर में हमें बहुत सारे डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, काफी सारी सीट्स जो होती हैं वो खाली पड़ी रहती हैं। तो बहुत सारे ऐसे एस्टिमेशन है बच्चों, प्लानिंग कमीशन ने भी पहले किए हैं, प्लानिंग कमीशन की जगह अब नीति आयोग आ चुका है, आप इसके बारे में जानते हैं, और इनके माध्यम से बताया गया है कि एजुकेशन सेक्टर में 20 लाख से ज्यादा जॉब क्रिएट किए जा सकते हैं। इसी प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन हो या हेल्थ केयर सेक्टर, इनमें भी काफी सारे जॉब्स बनाए जा सकते हैं। तो बच्चों डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट हो सकती है, ऐसी चीजें हो सकती है जिसमें हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर नेचुरल और एस्थेटिक ब्यूटी काफी ज्यादा है, वहां पर टूरिज्म में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किए जा सकते हैं, इससे और भी एडिशनल इनकम जनरेट हो सकती है। तो ये कुछ चीजें हैं। अब बच्चों जो भी सुझाव हमने अभी तक डिस्कस किए हैं ये इम्प्लीमेंट होने में एक बहुत लंबा समय लेंगे। हम चाहते सभी के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है, लेकिन ये अपने आप में डेवलपमेंट अपने आप में एक बहुत लंबी प्रोसेस है, टाइम लेती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी प्रेजेंट कंडीशन काफी खराब है, तो इनका क्या किया जाए? जो प्रेजेंट प्रॉब्लम है उससे हम कैसे लड़ें? तो बच्चों प्रेजेंट प्रॉब्लम से लड़ने के लिए एक एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है, जैसे मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के बारे में हमने डिस्कस किया है, जिसमें इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रूरल एरियाज में हमने रूरल जो यूथ हैं अनस्किल्ड वर्क उनको प्रोवाइड किया है, कम से कम 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट उनको देने की कोशिश की गई है। ये इमीडिएट लेवल पर हमने लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की है, और ये एक तरीके से हमने उनको राइट टू वर्क दिया है, कार्य करने का अधिकार उनको दिया गया है। मनरेगा के बारे में हमने पहले भी थोड़ा सा डिस्कशन किया है, आगे भी इसके बारे में डिस्कशन होता रहेगा। चलिए, तो बच्चों अभी तक आपने एक्टिविटीज को कौन से सेक्टर की हैं या फिर रिसोर्सेस का कैसे यूज कर रही हैं उसके बेसिस पर बांटा। सेकंड कैटेगराइजेशन जो देखने को मिलता है आपको वो ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो ऑर्गेनाइज्ड वर्ड को अगर हम देखें इसका मतलब होता है संगठित, और अनऑर्गेनाइज्ड का मीनिंग अगर हम निकालें तो ये होता है असंगठित। तो एक कॉमन सेंस में तो बच्चों आप ये भी बता सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड मतलब यहाँ पर स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होती होगी, नियम कायदों को फॉलो किया जाता होगा, अनऑर्गेनाइज्ड में ये नहीं होता होगा। ये कॉमन सेंस से आप दोनों में डिफरेंस बता सकते हैं, राइट। इसी से संबंधित आपको और भी चीजें देखने को मिलेगी बच्चों। जैसे कि मैंने आपको कहा था, आप अपने भाई या बहन को इमेजिन कीजिए जो एक बड़ी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में या गवर्नमेंट कंपनी में जॉब करते हैं,
आप जैसे आईएएस आईपीएस बनोगे या फिर ऑफिसर बनोगे। दूसरी तरफ आप कंपेयर कीजिए किसी शॉप पर काम करने वाले छोटू को या राजू को, तो दोनों की कंडीशन में आपको बहुत डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर चैप्टर में एक एग्जाम्पल लिया गया है कांता का, जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर की एक वर्कर है, अच्छे किसी ऑफिस में काम करती है। अब बच्चों जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके फिक्स्ड वर्किंग आवर होते हैं। सुबह जनरली आप देखते हैं 9 to 5 जॉब्स आपको देखने को मिलेगी, सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक, और उसमें भी आपको एक लंच ब्रेक के लिए 1 घंटा मिल रहा है। सैलरी इनकी रेगुलरली आ जाती है, अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है 1 तारीख को या फिर 31st की नाइट को भी हो सकता है। सैलरी के साथ ही साथ में आप देखोगे प्रोविडेंट फंड, फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए प्रोविडेंट फंड सैलरी का थोड़ा सा हिस्सा काटकर फ्यूचर में आपको ही मिलेगा, ये भी बिजनेसेस के द्वारा किया जाता है। आपकी सैलरी का थोड़ा सा हिस्सा प्रोविडेंट फंड में जाता है और उतना ही हिस्सा कंपनी को खुद को भी मिलाना पड़ता है। कुछ केसेस में गवर्नमेंट भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकती है, और ये आपको जब आपके पास जॉब नहीं रहेगी या आप रिटायर हो जाएंगे तब आपको एक टोटल अमाउंट मिलता है, जो कि जब आप सीनियर सिटीजन बन जाओगे रिटायरमेंट के बाद आपको हेल्प करता है अपने आप सस्टेन करने में। इसके साथ ही साथ मेडिकल अलाउंस मिलता है, हो सकता है रेसिडेंस के लिए अलाउंस आपको मिल जाए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलाउंस आपको मिल जाए, टीए डीए ये सब ने आपने सुन रखा होगा। संडे को काम नहीं करना पड़ता है, इसका ये मतलब नहीं है कि संडे की सैलरी नहीं मिलती है, उसकी भी सैलरी मिलती है, और साथ ही साथ में बहुत सारी लीव्स आपको मिल सकती है, बहुत सारे हॉलीडेज मिल सकते हैं। जब जॉब शुरू हुआ होगा तब एक अपॉइंटमेंट लेटर मिला होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा जो लीगली वैलिड रहेगा, कानूनन तौर से वैध रहेगा। इसमें क्लियरली बताया होगा कि आपकी इतनी सैलरी होगी, इतना काम आपको करना पड़ेगा, ये वाला काम आपको करना पड़ेगा, राइट। तो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर सब चीजों में फॉलो हो रही है, और जो एम्प्लॉय है इस एग्जांपल में कांता, उसके लिए यहाँ पर काम करना इजी है, अच्छी वर्किंग कंडीशंस मिल रही है, प्रॉपर टॉयलेट और साथ ही साथ में जो भी सारी क्लीन एनवायरनमेंट वगैरह ऑफिस में रिक्वायरमेंट होगी ये सब कुछ मेंटेन होगा। तो ये बात हुई बच्चों ऑर्गेनाइज सेक्टर की। दूसरी तरफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर की हम बात करें तो कमल नाम के एक पर्सन की स्टोरी रेफर की गई है। आप इमेजिन कर लीजिए एक किसी ढाबे पर काम करता हुआ कोई छोटा सा बच्चा, या फिर आपके आसपास एक किराना दुकान या जनरल स्टोर में काम करता हुआ कोई बच्चा या बड़ा आदमी। आप देखेंगे उस पर्सन को सुबह सुबह 7 बजे जाना होता है। वो पर्सन सुबह सुबह जाकर झाड़ू पोछा दुकान की सफाई करता है, दिन भर वो दुकान के काम करता है, कभी कभी उससे मालिक घर के काम भी करवाता है, बाजार से सब्जी लाने को भी कह सकता है। और ढाबा जब रात को बंद होता है 11 साढ़े 11 बजे तक, तब तक वो छोटू हो सकता है वहां पर काम कर रहा हो। आखिरी में वो सफाई करके झाड़ू पोछा करके हो सकता है 11 बजे उसे सोने को मिल रहा हो, राइट। तो सबसे पहली बात तो कि टाइम बहुत ज्यादा होता है, कोई भी फिक्स्ड टाइम नहीं है। दूसरी बात, अगर आपने एक भी छुट्टी ली है तो मालिक उसके पैसे काटता है। संडे की कोई छुट्टी आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो भी आपकी तनख्वाह बनेगी उसके अलावा कोई अलाउंस नहीं होंगे, प्रोविडेंट फंड नहीं होगा। आप जितना काम करोगे केवल उसके लिए ही पैसा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि कभी भी आपको जॉब से निकाला जा सकता है, जॉब की कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। अगर किसी सिलाई केंद्र पर एक महिला भी काम कर रही हो छोटे मोटे जगह पर, अगर वो प्रेग्नेंट है तो फिर उसे कोई प्रेगनेंसी के लिए लीव नहीं मिलेगी, सीधे सीधे बोल दिया जाएगा कि आप जॉब छोड़ दीजिए, बाद में आना, अगर रहेगी जॉब तो हम दे देंगे वरना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बच्चों, ऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रेगनेंसी के समय पर आप जानते हैं मैटरनिटी लीव मिलती है, मातृत्व अवकाश मिलता है, और उसके साथ ही साथ दूसरे और भी बेनिफिट्स मिलते हैं। कंपनी सैलरी नहीं काटती है, एडिशनल कैश बोनस, और साथ ही साथ में हो सकता है कि आपके हॉस्पिटल के जो खर्चे हुए हो वो भी पूरे कंपनी उठाने की कोशिश करें। तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है, अनऑर्गेनाइज में आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। और एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में लेबर जो है बहुत सारे लोग हैं, बहुत आसानी से मिल जाते हैं, इसीलिए इनकी ज्यादा वैल्यू नहीं की जाती है। जो दुकान का मालिक होगा, एम्प्लॉयर,
वो ज्यादा इज्जत नहीं करेगा, वो सोचेगा ठीक है जाना हो तो चले जाओ, अगले ही दिन कोई और आके उसकी जगह आपको मिल जाएगा आसानी से। इसीलिए यहाँ पर जो एम्प्लॉय हैं वो निगोशिएट नहीं कर पाते हैं, उनकी तरफ से उनके अधिकारों के लिए कोई लड़ने के लिए नहीं है, और गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन नहीं है इन छोटे मोटे बिजनेसेस पर। तो ये दो अलग अलग सिचुएशन से आपको समझ आता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है। अब बच्चों, हमारे इंडिया में लेबर की कंडीशन या एम्प्लॉयज की कंडीशंस को ठीक करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, कंपनीज जो है उनका हरासमेंट ना कर रही हो, उसके लिए बहुत सारे एक्ट्स बने हुए हैं, काफी सारे कानून हैं और काफी सारी बॉडीज भी हैं। जैसे ईपीएफओ का नाम आपने सुना होगा, ईएसआईसी का नाम आपने सुना होगा। तो गवर्नमेंट के द्वारा कानूनों की अप्लीकेबिलिटी, कानून किस पर लागू होंगे या नहीं लागू होंगे, उस आधार पर बिजनेसेस को ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज में बांटा है। तो जनरली ऐसा कहा जाता है कि ऐसा कोई भी बिजनेस या फर्म जहां पर 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हों, एम्प्लॉयज की संख्या 10 या 10 से ज्यादा है, तो उसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड के अंतर्गत मानेगी। आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, गवर्नमेंट आपके ऊपर निगाहें बनाए रखेगी, और जो भी कानून बनाए होंगे एम्प्लॉयज की सुरक्षा के लिए, हरासमेंट से उनको बचाने के लिए, वो सारी फॉर्मेलिटीज कंपनी को फुलफिल करनी पड़ेगी। प्रोविडेंट फंड आपको हो सकता है देना पड़े, लीव्स आपको देनी पड़े, हो सकता है संडे की छुट्टी आपको देनी पड़े, आपको अपॉइंटमेंट लेटर देना पड़ेगा, ऐसे ही आप नहीं निकाल सकते हो। और अगर 10 से कम एम्प्लॉयज हैं तो उस केस में उसको अनऑर्गेनाइज्ड माना जाता है। बहुत बार तो ये भी होता है बच्चों कि कंपनीज घोटाले करती हैं। काफी सारे ऐसे कंपनी बिजनेस होंगे जहां पर 10 से ज्यादा एम्प्लॉय होंगे, लेकिन वो अपने आप को ऐसा दिखाते नहीं हैं, वो कम नंबर बताते हैं जिससे उनको टैक्स ना देना पड़े, और गवर्नमेंट जो भी एम्प्लॉयज का अच्छा करने के लिए कह रही है वो सब ना करना पड़े, प्रॉफिट उनका बच जाए। इसलिए ये भी आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और इस सब की वजह से बच्चों आज इंडिया में टोटल जो एम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलेगा, 92% लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक नंबर है, आप जानते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर भी क्या है, एग्रीकल्चर भी बच्चों अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। वहां पर इतने एम्प्लॉयज नहीं होंगे। जो बड़ा किसान होगा वो कभी भी मजदूर को नौकरी पर रख लेगा या निकाल देगा, कोई भी छुट्टी नहीं देगा, कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देगा, कोई प्रोविडेंट फंड नहीं देगा। दूसरे नंबर पे मैंने क्या बताया, एग्रीकल्चर के बाद सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है, रिटेल सर्विस। तो रिटेल भी मैक्सिमम आपके आसपास जितनी भी किराना या दूसरी दुकानें हैं वो सभी बहुत छोटी मोटी है, उतने बड़े बड़े नहीं है कि वहां 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं। और अगर कुछ में है भी तो फिर वो करप्शन कर रहे हैं, उन्होंने गवर्नमेंट के सामने हो सकता है रजिस्ट्रेशन ना कराया हो। आपके आसपास में ऐसी कितनी ही दुकानें, कितनी ही शॉप्स आपको देखने को मिलेगी, छोटे मोटे उद्योग भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो एक बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं 92% पॉपुलेशन जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयड है। इसका मतलब उनके लिए अच्छी वर्किंग कंडीशंस नहीं है, उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है। तो बच्चों, ये आप याद रखिएगा। एक बार हम फिर से इसको प्रिसाइजली समझने की अगर कोशिश करें तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो एंटरप्राइजेस आती हैं जहां पर एम्प्लॉयमेंट की जो भी टर्म्स या कंडीशंस हैं वो सभी आपको स्टैंडर्ड देखने को मिलती हैं। लोगों को सिक्योरिटी होती है कि हाँ हमारी जॉब जाएगी नहीं। अगर बिना किसी कारण के जॉब से आपको निकाल दिया गया है तो उस केस में आप केस कर सकते हो कोर्ट के सामने। आपके पास में अपॉइंटमेंट लेटर होगा जिसपे ऑलरेडी सब कुछ क्लियर लिखा गया था, और अगर आपकी कोई गलती नहीं है तब भी जॉब से निकाला है तो कंपनी ऐसा नहीं कर सकती है आपके लिए, कानून आपकी रक्षा करने के लिए बैठा है। साथ ही साथ में काफी सारे ऐसे कानून हैं जो इन उद्योगों पर लागू होते हैं। आगे आप और भी पढ़ोगे, फैक्ट्रीज एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट है, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के बारे में आपने सुना होगा, 2017 में इसको अमेंड किया गया था। साथ ही साथ में सोशल सिक्योरिटी कोड हमने बनाए हैं, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 में बनाए गए हैं, जो एम्प्लॉयज के लिए काफी सारे प्रोटेक्शन या बेनिफिट्स प्रदान करते हैं। ये सभी इन बिजनेसेस पर लागू होंगे।
और सभी बिजनेसेस पर करीब करीब सेम तरीके की प्रक्रिया लागू होगी, जिसमें एक स्टैंडर्ड होगा। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर हम बात करें तो वहां पर ये सब चीजें आपको नहीं दिखती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत छोटे छोटे इधर उधर फैले हुए बिजनेसेस या यूनिट, उत्पादक इकाइयां आपको देखने को मिलेगी, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर होती हैं। इसमें रेगुलर तरीके से काम नहीं दिया जाता, तनख्वाह भी काफी कम होती है। ओवर टाइम अगर आप करोगे तो भी आपको कुछ पैसा नहीं मिलेगा। दूसरी कंडीशंस उल्टा खराब होती है, लीव्स नहीं होती हैं। अगर आप बीमार भी पड़ गए हो, 4-5 दिन से ज्यादा बीमार हुए हो, तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा कि आप मत आओ, आपकी जगह हम कल सुबह ही कोई और नया पर्सन ढूंढ लेंगे। मतलब एम्प्लॉयमेंट की कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है। तो बच्चों, जो भी आसपास आप देख रहे हैं छोटे मोटे लोग जो स्ट्रीट पर काम कर रहे हैं, अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं तो भी वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही आ रहे हैं, और काफी सारी कंडीशंस यहाँ पर खराब होती है। इसके अलावा भी आप देखिए बच्चों, आप देखते हैं अगर कोई, मान लीजिए कि कोई छोटा सा रेस्टोरेंट है, अपने आसपास आप देखेंगे, वहां पर अगर आप किचन में जाकर देखेंगे तो किचन में धुआं उड़ रहा होगा। जो खाना बना रहे हैं वो बेचारे बहुत पसीने में भरे होंगे, हो सकता है उनके धुएं की वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही हो सकता है रेस्टोरेंट में उन लोगों के लिए कोई टॉयलेट भी नहीं हो। काफी अपने आसपास छोटी सी शॉप देखो आप, तो वहां पर टॉयलेट भी नहीं होता है। जो एम्प्लॉय है उसको बाहर जाना पड़ेगा टॉयलेट करने के लिए। पुरुषों के लिए तो ठीक है, लेकिन विमेन के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो स्ट्रीट या फिर आसपास नहीं जा सकती हैं, तो उनको उसके लिए कंट्रोल करना भी पड़ सकता है बच्चों। और ये उनकी हेल्थ को भी इम्पैक्ट करता है। यूरिनल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, काफी सारी महिलाओं को ये परेशानी भी देखने को मिलती है, राइट। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एम्प्लॉय सफर करते हैं। आप अपने आसपास किसी ढाबे पर या छोटी मोटी दुकान में एम्प्लॉय से पूछ सकते हैं, कोई ना कोई पहचान वाले भैया होंगे जो काम करते होंगे, तो वो आपको बताएंगे कि क्या समस्याएं हैं जो वो फेस करते हैं। और भी चीजें होती हैं इन छोटी मोटी जगहों पर। जो मालिक के पहचान के लोग होते हैं उन्हें ज्यादा सैलरी दी जाती है, उन्हें कम काम करने के लिए बोला जाएगा, उन्हें थोड़ा फेवर किया जाता है। लेकिन जो पहचान के नहीं होते हैं उनको, उनका थोड़ा ज्यादा आपको एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलेगा। ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये नहीं होता है। साथ ही साथ में बच्चों, इंडिया में आप देखोगे तो कभी कभी कास्ट वगैरह के बेसिस पर भी आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही हो सकता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में कानून आपकी रक्षा कर रहा है, ये सब वहां पर पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे हम बात करते हैं बच्चों, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के जो वर्कर्स हैं, जिनका हरासमेंट होता है, जिनके लिए वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, तो उनका प्रोटेक्शन करना जरूरी है। तो गवर्नमेंट की तरफ से काफी सारे ऐसे कानून बनाए गए हैं। आपको बहुत सारे बच्चों लेबर लॉज इंडिया में देखने को मिलेंगे, जो लेबर्स की कंडीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। और साथ ही साथ में ऐसे काफी सारे कमीशंस या बॉडीज होती हैं जहां पर आप कंप्लेंट्स भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने कुछ एक्ट्स के बारे में अभी अभी यहाँ पर डिस्कस किया है। आप अगर चाहें तो प्लीज आप लोग सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 को एक बार रेफर कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा क्या क्या चीजें होती है। चलिए इसके बाद में बच्चों हम देखेंगे एक और भी डिवीजन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो है सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो बिजनेस जो है उसकी ओनरशिप या उसका मालिकाना हक जो है उसके बेसिस पर डिवाइड किया जाता है। बच्चों, आप लोगों ने जनरली देख रखा होगा, अगर कोई भी बिजनेस है और अगर हम उसमें ओनरशिप की बात करें तो टोटल ओनरशिप कितनी होगी? 100% होगी, राइट। जो पूरी मालिकाना हक होगा, ओनरशिप होगी किसी भी बिजनेस में, वो 100% होगा। काफी सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो या तो 100% प्राइवेट सेक्टर के पास हो या फिर 100% गवर्नमेंट की ओनरशिप में हो, राइट। और काफी ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर मिक्सचर होता हो शेयर का। अगर मिक्सचर है उस केस में आधे से अधिक, मतलब 50% से कुछ भी ज्यादा, चाहे वो 0.01 ही हो, तो मतलब आधे से अधिक मालिकाना हक है, आपके पास मेजॉरिटी वाली ओनरशिप है, मतलब आप फैसले ले सकते हो
कंट्रोल कर सकते हो पूरे बिजनेस को, कंट्रोलिंग स्टेक जिसे हम कहते हैं, तो उसके बेसिस पर पब्लिक या प्राइवेट हो सकता है। जैसे बहुत सारे आपको बैंक्स देखने को मिलते हैं, 100% शेयर गवर्नमेंट का नहीं होगा, लेकिन 50% से ज्यादा गवर्नमेंट का है, तो भी वो पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है। ओनरशिप जो होती है वो गवर्नमेंट की या तो पूरी या फिर आधे से अधिक होती है। और बहुत सारी बिजनेसेस जैसे रिलायंस आप देखिए, टिस्को आप देखिए, विप्रो देखिए, यहाँ पर 100% या 50% से अधिक ज्यादा शेयर किसका होता है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स या जो बिजनेसमैन है उसका है। तो उन उद्योगों को हम प्राइवेट सेक्टर के नाम से जानते हैं। अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है बच्चों, दोनों कौन कौन सी चीजों का उत्पादन करते हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। प्राइवेट सेक्टर हमेशा किसके लिए काम करता है? ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता है, इसलिए काम करता है। मुनाफा कमाना चाहता है मतलब प्राइवेट सेक्टर में जिन भी गुड्स या सर्विसेज का उत्पादन हो रहा है, उनका प्राइस बच्चों नॉर्मली कैसा रहेगा? हाई रहेगा, प्राइस थोड़ा ज्यादा रहेगा। जैसे आप देखो, एक तरफ गवर्नमेंट स्कूल होता है, मतलब पब्लिक सेक्टर का स्कूल है, एक तरफ प्राइवेट स्कूल है। गवर्नमेंट ने स्कूल क्यों खोल रखा है? गवर्नमेंट ने स्कूल खोल रखा है बच्चों वेलफेयर के लिए, जनता के कल्याण के लिए। वो फीस या तो नहीं लेगी या बहुत कम लेगी, उल्टा आपको मिड डे मील भी वहां पर मिल रहा है, यूनिफॉर्म भी बांटी जा रही है, अच्छे से पास होने पे साइकिल लैपटॉप भी बांटे जा रहे हैं, स्कॉलरशिप भी दी जा रही है। गवर्नमेंट को प्रॉफिट नहीं चाहिए, वो वेलफेयर करना चाहती है। प्राइवेट स्कूल क्यों खुला है? प्राइवेट स्कूल इसलिए खुला है क्योंकि प्रॉफिट कमाना है और ज्यादा से ज्यादा फीस हमें चार्ज करनी है। तो ये तो दोनों के मोटिव के बीच में डिफरेंस होते हैं। कभी कभी आप लोग सोचते हो गवर्नमेंट स्कूल की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। तो बच्चों ऐसा क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट आपके लिए वेलफेयर करना चाह रही है, ना तो वो उतना पैसा आपसे ले रही है, इसीलिए क्वालिटी अच्छी नहीं है। अगर आप ज्यादा पैसा दे सकते हो तो ठीक है, फिर प्राइवेट के पास में जाओ और उनसे आप अच्छी क्वालिटी ले लो। लेकिन क्या सभी लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसा है देने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी जनसंख्या ऐसी है जिसको बेसिक सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, देने के लिए ज्यादा पैसा नहीं है, और वो सर्विसेज कौन पूरा करती है? वो गवर्नमेंट पूरा करती है, राइट। तो गवर्नमेंट की तरफ से आपके लिए रोड्स बनवाए जा रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से आपके लिए हॉस्पिटल्स हैं, आपको एजुकेशन दिया जा रहा है, आपके लिए फूड के लेकर भी गवर्नमेंट काम कर रही है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आपसे कम पैसा चार्ज नहीं करेगा, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये बेसिक नेसेसिटीज ज्यादा पैसे देकर नहीं ले सकते हैं, तो वहां पर पब्लिक सेक्टर को उनके लिए काम करना पड़ता है। चलिए, इसके साथ ही साथ बच्चों काफी सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ता है। जैसे हमने बात की थी फार्मर। फार्मिंग क्या है? फार्मिंग बच्चों एक प्राइवेट बिजनेस है, याद रखिएगा, प्राइवेट सेक्टर है, राइट, फार्मिंग। लेकिन फार्मर्स को गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी दी जाती है। क्यों? क्योंकि अगर उन्हें हम सब्सिडी नहीं देंगे फर्टिलाइजर पर या फिर सीड्स पर या इलेक्ट्रिसिटी में, तो वो प्रोडक्शन कर ही नहीं पाएंगे, उतना ज्यादा इनपुट वो बेयर नहीं कर पाएंगे। सब्सिडी के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। ऐसे ही काफी सारी इंडस्ट्रीज भी होती है, छोटे मोटे उद्योग भी होते हैं जिनमें गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी पड़ती है, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट ऐसा सपोर्ट नहीं करेगी, टैक्सेस में रिलैक्सेशन नहीं देगी, तो फिर वो बिजनेस पनप ही नहीं पाएंगे। तो माना कि वो प्राइवेट हैं, लेकिन प्राइवेट होने के बाद भी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट को इन पे खर्च करना ही पड़ता है। जैसे हमने बात की हेल्थ केयर और एजुकेशन के बारे में, जो हो सकता है प्राइवेट सेक्टर भी दे रहा हो, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के प्राइजेस ज्यादा होंगे, वो प्रॉफिट ज्यादा कमाना चाहता होगा, एंड पुअर लोगों के लिए, आपके लिए बच्चों, गवर्नमेंट वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, राइट। आप इतना याद रखिएगा, प्राइवेट सेक्टर जो है वो डिमांड के हिसाब से काम करता है। डिमांड का मतलब किसी चीज को लोग चाह रहे हैं, साथ ही साथ में लोगों के पास में उस पे देने के लिए पैसा भी हो, और उनकी इच्छा है पैसा खर्च करने की, राइट।
लेकिन पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट जो है वो डिमांड के हिसाब से काम ना करते हुए नीड के हिसाब से काम करता है। नीड जिसे हम आवश्यकता कहते हैं, डिमांड जिसे हम मांग कहते हैं। अब आप पता कर सकते हैं क्या डिफरेंस होता है बच्चों नीड, वांट एंड डिमांड में। इन तीनों में कुछ बेसिक सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो नीड क्या होती है बच्चों? नीड हमेशा, आवश्यकता हमेशा एक सॉल्यूशन होती है, समाधान होती है किसी प्रॉब्लम का। जैसे आपको अगर भूख है, आप हंग्री हैं, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। अगर भूखे ही रहेंगे तो हम मर जाएंगे। अगर हम बीमार हैं तो हमें इलाज चाहिए, इलाज हमें करवाना ही है, राइट? तो फूड आपके लिए क्या है? फूड आपके लिए नीड है। चाहे कुछ भी खा लो जिससे भूख खत्म हो जाए, वो क्या हुई? वो आपकी नीड हुई। अगर आप हवा खा के पेट भर सकते हो तो फिर उससे भी काम चल जाएगा। अगर रोटी से पेट भर सकता है तो वो भी ठीक है, काम चल जाएगा। पतली दाल से काम चल सकता है तो वो भी। तो नीड को बच्चों आप मना नहीं कर सकते हो, उसे पूरा करना ही पड़ता है। वांट क्या होती है? नीड मतलब आवश्यकता, वांट मतलब इच्छा। इच्छा मतलब जब आप अपनी नीड को कोई शेप दे देते हो अपनी पसंद के हिसाब से, तो हम उसे इच्छा कहते हैं। फूड को हमने शेप दे दिया समोसे का, उसको शेप दे दिया रोटी का, उसको शेप दे दिया पिज्जा का, उसको हमने शेप दे दिया बर्गर का। तो बच्चों ये सब क्या है? ये सब आपकी इच्छा है। मम्मी कहती है कि बेटा भूख लगी है तो रोटी खा ले, आप कहते हो नहीं, रोटी नहीं खानी है, पेट तो रोटी में भी भर जाएगा, लेकिन आपकी इच्छा क्या है? आपकी इच्छा है पिज्जा खाने की। तो बच्चों आपकी इच्छा को मना किया जा सकता है। मम्मी कह सकती है कि नहीं बेटा पिज्जा नहीं है, पर मम्मी रोटी के लिए मना नहीं करती है, राइट? क्यों? क्योंकि पिज्जा महंगा है, रोटी सस्ती है। इसके बाद आती है डिमांड। डिमांड जिसे हम हिंदी में मांग कहते हैं। मांग मतलब कोई ऐसी चीज जो लोगों को जिसकी आवश्यकता भी है, लोगों की इच्छा है, और साथ ही साथ में लोगों के पास में परचेजिंग कैपेसिटी हो गई है। लोगों के पास इतना पैसा आ गया है और वो खर्च करना चाहते हैं। उस चीज को हम कहते हैं कि हाँ इस चीज की डिमांड है। जैसे हम कहें कि आजकल पिज्जा की काफी डिमांड है, इसका मतलब क्या हुआ? काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको रोटी वोटी मिलते हुए भी उनकी इच्छा है कि वो पिज्जा खाएं, और वो खा रहे हैं, बाजार में पैसा दे रहे हैं। तो इसलिए दुकान जो खुलेगी वो रोटी के लिए नहीं खुलेगी, वो किसके लिए? पिज्जा की डिमांड है, इसलिए पिज्जा के लिए वो खुलेगी, राइट? तो पब्लिक सेक्टर बच्चों हमेशा आपकी नीड पे ध्यान देता है। इसीलिए आप देखो गवर्नमेंट आपको 3 रुपए पर केजी में राइस दे रही है, 2 रुपीज पर केजी में व्हीट दे रही है। अब आप ये नहीं बोल सकते हो कि राशन दुकाने से हमें थोड़ा सा मशरूम भी मिल जाए, थोड़ा सा चीज भी मिल जाए करे जिससे हम पिज्जा बना लिया करें। तो ऐसा नहीं हो सकता है। पेट तो किस में भर जाएगा? नीड तो बच्चों रोटी में, अनाज में पूरी हो जाएगी, राइट? और इस तरीके से चीजें होती है। तो यहाँ पर आपको यही देखने को मिलता है कि पब्लिक सेक्टर में हो सकता है उतनी अच्छी क्वालिटी ना हो, पर उसका कारण ये है कि पब्लिक सेक्टर आपकी नीड के हिसाब से काम कर रहा है। हर गरीब से गरीब जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए भी वो काम कर रहा है। अगर आपको ज्यादा नखरे आ रहे हो, पैसे ज्यादा हो आपके पास में, तो बिल्कुल आप प्राइवेट सेक्टर के पास जा सकते हैं। वो आपकी इच्छा के हिसाब से क्वालिटी वाली चीज आपको दे सकता है। तो बच्चों ये 2 सेक्टर आपके हो सकते हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। आगे आने वाले चैप्टर्स में आज जो भी हमने चीजें पढ़ी है ये सभी हम और भी आगे जाकर डिस्कस करेंगे। चलिए इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। आई होप आप सभी को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं बच्चों, मतलब फर्स्ट टाइम मेरा लेक्चर देख रहे हैं, तो हमारे चैनल पे वीडियोस में जाके बाकी के वीडियोस भी देखिए। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कॉन्सेप्ट सभी इंटर रिलेटेड है और आगे जाकर आपको बहुत हेल्प होगी इस बहुत टफ लेकिन वास्तविकता में इजी सब्जेक्ट को समझने में। चलिए अगर वीडियोस अच्छे लगे तो इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आई होप यू हैव अ वंडरफुल टाइम, और अगले लेक्चर में आपसे सभी से मुलाकात होती है। थैंक यू।